हेलो एवरीवन बच्चों, मेरा नाम है राही शर्मा एंड आई वेलकम यू ऑल इन टॉप रैंकर्स सुपर ग्रेड्स। मुसीबतों के आगे झुकना हमें आता नहीं है और डर से रुकना हमने कभी सीखा नहीं है। केमिस्ट्री बोर्ड की इस रास्ते में तुम छूट मत जाना दूसरों से कई गुना। इसलिए लेकर आया हूं मैं राही शर्मा तुम्हारे लिए उम्मीद से 20 गुना। हाँ बच्चों, हमारे केमिस्ट्री बोर्ड्स के एग्जाम्स में आने वाले हैं टोटल 16 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस अमंगस्ट विच 12 विल बी और मतलब 16 वन मार्क्स के आने वाले हैं अमंगस्ट विच 12 विल बी और मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन एंड 4 विल बी और असर्शन रीजन। इसी सिस्टमैटिक पैटर्न में मैं आप लोगों के लिए लेकर आया हूं 16 का 20 टाइम्स करो 320 320 एमसीक्यूज। और सोचो बेटा, जब हम कर लेंगे मेहनत 20 गुना तो क्या नंबर नहीं आएंगे हमारे? 100% आएंगे, है ना? तो चलो स्टार्ट करते हैं हमारा पहला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर बेटा ये ध्यान रखना, ये नीचे क्वेश्चन नंबर 1 डला हुआ है। ऐसे ही एक समय आएगा बस कुछ टाइम में जब वहां पर क्वेश्चन नंबर 320 डला होगा। और इसके अलावा पता नहीं फिर मतलब वो कहां से क्या बनाएगा, फिर तो बन ही नहीं सकता। ठीक है, 320 क्वेश्चंस के बाद 16 एमसीक्यू तुम्हारे लिए खत्म होंगे 8 मिनट में, यानी कि तुम 1 मिनट में 2 एमसीक्यू कर पाओगे, 30 सेकंड में एक। ठीक है, तो चलो बच्चों, हम अपने आप को एक्सपर्ट बनाने की राह पर आगे बढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन पिक करते हैं। ठीक है, क्वेश्चन 1 बोलता है इन एल्काइल हैलाइड। ठीक है भाई, तो जब भी ऐसा पढ़ लो तो ऑप्शंस पढ़ने के पहले ना दिमाग में एल्काइल हैलाइड सोच लो। सोच लिया एल्काइल हैलाइड? एल्काइल बोले तो आर, हैलाइड बोले तो एक्स। एल्काइल बोले तो पार्शियल पॉजिटिव, हेलोजन बोले तो पार्शियल नेगेटिव। और ये पोलर कंपाउंड है। पोलर क्यों? पोलैरिटी है। कैसा पोलैरिटी? दो पोल्स हैं, डायपोल्स हैं। कैसे? पॉजिटिव पोल और नेगेटिव पोल, दो पोल, डायपोल, पोलैरिटी। ठीक है, अब पढ़ते हैं। ऑप्शन ए बोल रहा है ऑल ऑफ दिस, इस पे बाद में आएंगे। ऑप्शन बी बोलता है द कार्बन एटम ऑफ कार्बन हेलोजन बॉन्ड बेयर्स पार्शियल पॉजिटिव चार्ज। हाँ बिल्कुल, देखो एल्काइल ग्रुप पे पार्शियल पॉजिटिव चार्ज है। फिर बोलता है द हेलोजन एटम बेयर्स पार्शियल नेगेटिव चार्ज, वो भी है। और द कार्बन हेलोजन बॉन्ड ऑफ एल्काइल हैलाइड इज पोलराइज्ड, वो भी है। तो इसका आंसर क्या लगाओगे आप लोग? ए ऑप्शन, ऑल ऑफ दीस। ठीक है, अगला क्वेश्चन पिक करते हैं बेटा। क्वेश्चन नंबर 2, माल्टोज इज मेड अप ऑफ, बायोमोलिक्यूल का है, रेक्टाफिकेशन वाला है। माल्टोज के सुक्रोज बनता है ग्लूकोज फ्रक्टोज, लैक्टोज बनता है ग्लूकोज गैलेक्टोज। माल्टोज बनता है 2 अल्फा डी ग्लूकोज से। ठीक है, 2 अल्फा डी ग्लूकोज मोस्ट फ्रिक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन है, याद रखना। इसकी जगह तुमसे सुक्रोज पूछ सकता है या लैक्टोज पूछ सकता है। ठीक, एक डाइसैक्राइड था माल्टोज। ठीक है, अब विच ऑफ द फॉलोइंग विल यील्ड फिनॉल? तो बेटा रिएक्शन ऑफ फिनॉल मेरे को याद है, मैंने पढ़ा था जब प्रिपरेशन ऑफ फिनॉल पढ़ रहा था। तो पहला क्या पढ़ा था? फ्रॉम क्लोरोबेंजीन। दूसरा पढ़ा था फ्रॉम बेंजीन सल्फोनिक एसिड। तीसरा पढ़ा था मैंने फ्रॉम आपका ये बेंजीन डायजोनियम क्लोराइड। और चौथा था फ्रॉम क्यूमीन। यही थे 4 और सिस्टमैटिक ऑर्डर में, है ना? तो देख लेते हैं बेटा। पहला तो क्लोरोबेंजीन से दिया हुआ है 623 केल्विन और 300 एटमॉस्फेयर प्रेशर चाहिए होता है। तो बेटा यहां पर 300 एटमॉस्फेयर प्रेशर दिया हुआ है। दो, इनको 623 केल्विन भी देना चाहिए था, पर अगर उन्होंने नहीं दिया है और यहां पर उन्होंने बोला हुआ है कि फ्यूजन कर रहे हैं, हीट कर रहे हैं, तो हम इसको कंसिडर करके चलने वाले हैं। ठीक है, आगे देखते हैं बेटा। बेटा एनालीन से बनाएंगे Na2 प्लस 2HCl। ये क्या बन जाएगा? बेंजीन डायजोनियम क्लोराइड। और उसको वाटर मिलाकर हम इससे भी बना सकते हैं फिनॉल। तो ऊपर की 2 से हम फिनॉल बना पा रहे हैं। फिर ओलियम, बेंजीन पे ओलियम से रिएक्ट करवाएंगे तो बन जाएगा बेंजीन सल्फोनिक एसिड। और उसको NaOH से और H पॉजिटिव से हीट करेंगे तो अगेन बन जाएगा फिनॉल। तो ये हो गई प्रिपरेशन ऑफ फिनॉल की। ये हो गई पहली प्रिपरेशन, ये वाली हो गई दूसरी प्रिपरेशन, ये हो गई बेटा तीसरी प्रिपरेशन। ठीक, आज जैसी एनसीईआरटी ओपन करोगे आपको ये सारे सीक्वेंस में मिल जाएंगे। अब बेटा आता है NaOH और HCl से, लेकिन 298 केल्विन।
रूम टेम्परेचर पे नहीं चाहिए रहता है, हमको क्या चाहिए, 623 केल्विन चाहिए। और 1 एटमॉस्फेयर नहीं चाहिए, क्या चाहिए, 300 एटमॉस्फेयर प्रेशर चाहिए। तो सीधी सी बात है, ऑप्शन 4 से तो नहीं बनेगा, तो हमारे पास 1 2 3 से बनना चाहिए। कहीं ऑप्शन में है 1 2 3? बिल्कुल बेटा, ऑप्शन सी विल बी योर राइट आंसर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 बोलता है द मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ऑफ इथाइल एसीटेट इज। बेटा होता क्या है इथाइल एसीटेट? वो होता है आपका CH3 COO C2H5। कितने कार्बन होगा, 1 2 3 4। कितने हाइड्रोजन होगा, 4 3 और 5 8। और कितने ऑक्सीजन हो गए, 2। तो बेटा C4, अच्छा 2 ऐसे नहीं, 2 ये C4H8O2 कहीं दिया है क्या ऑप्शन में? ऑप्शन बी विल बी योर राइट आंसर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ऑर्डर ऑफ फोटोकेमिकल रिएक्शन, ठीक है, अकरिंग बिटवीन हाइड्रोजन एंड क्लोरीन इज। तो बेटा हाइड्रोजन और क्लोरीन के बीच में जो फोटोकेमिकल रिएक्शन होता है वो हमेशा जीरो ऑर्डर रहेगा। इस चीज को भी आप ध्यान रखिएगा, इस चीज को आप ध्यान रखिएगा। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6। अब मैच द कॉलम एंड चूज करेक्ट ऑप्शन। मैच द कॉलम आप मेरे अभी से लेकर आखिरी तक ये आप देखोगे, और आपके एग्जाम्स में बेटा एक मैच द फॉलोइंग का मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन तो आपके पास देखने को मिलेगा ही। तो I1 कब रहेगा, जब ना डिसोसिएशन हुआ है ना एसोसिएशन हुआ है। तो ऑप्शन ए का 4, ठीक है, ऑप्शन ए का 4 मतलब डी वाला गलत हो गया। आई ग्रेटर देन 1 कब रहेगा, जब डिसोसिएशन हुआ है। डिसोसिएशन हुआ है, दिस मींस बी का हो गया बेटा 3। ठीक है, तो बेटा बी का 3 कहां कहां दिया है, यहां पर बी का 4 दिया है, तो ऑप्शन सी भी गलत हो गया। और बेटा ऑब्वियस सी बात है, आई लेस देन 1 कब होगा, आई लेस देन 1 तब होगा जब एसोसिएशन हुआ है। तो सी का हो गया 2, तो सी का 2, ऑप्शन बी विल बी द राइट आंसर। ऑप्शन ए यहां पर आपका गलत हो गया। तो क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर क्या आ गया हमारे पास में, ऑप्शन बी। अगला देखते हैं बच्चों, which is the correct increasing order of boiling point of the following compounds। पहला दिया है 1 आयोडोब्यूटेन, दूसरा दिया है 1 ब्रोमोब्यूटेन, तीसरा दिया है 1 क्लोरोब्यूटेन, चौथा दिया है ब्यूटेन। यानी कि ये बात तो मुझे पता लग गई और आप लोगों को भी, कि जो भी चीजें बदल रही हैं वो केवल हेलोजन में बदल रही हैं। और यहां पर एक हाइड्रोजन आ गया है, नहीं समझे, देखो पहले ब्यूटेन बनाते हैं, CH3 CH2 CH2। क्या मैं CH3 को ऐसे लिख सकता हूं बेटा, लिख सकता हूं। अब उन्होंने करा क्या है, इसी हाइड्रोजन को तो वो सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं बार बार, किस किस से कर रहे हैं ध्यान दो, CH3 CH2 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 क्लोरीन। ठीक है, फिर किससे करा है बेटा उन्होंने, ब्रोमीन से, मतलब CH3 CH2 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 Br। फिर किससे करा है बेटा, आयोडीन से, CH3 CH2 CH2 CH2I। ठीक, मतलब इस हाइड्रोजन का क्लोरीन आ गया, ब्रोमीन आ गया, आयोडीन आ गया। तो बेटा हमेशा एक चीज ध्यान देना, बॉइलिंग पॉइंट जो है वो मॉलिक्यूलर मास पर भी डिपेंड करता है। जिसका मास ज्यादा उसका बॉइलिंग पॉइंट भी ज्यादा, क्योंकि वैन डर वाल्स फोर्सेस वो ज्यादा लगाता है। ठीक है, ऐसे ध्यान रखना बस तुम। ठीक है, अब देखो हाइड्रोजन का मास तो 1 होता है, क्लोरीन का 35.5 ले लेंगे, फिर ब्रोमीन, फिर आयोडीन। तो बेटा आयोडीन का मास सबसे ज्यादा है ना, तो सबसे ज्यादा किसका होना चाहिए, 1 आयोडोब्यूटेन का सबसे ज्यादा होना चाहिए। यहां पर क्लोरोब्यूटेन दिया है तो ऑप्शन नहीं है, ब्रोमोब्यूटेन दिया ऑप्शन नहीं है, आयोडोब्यूटेन दिया तो है, और यहां पे ब्यूटेन दिया है, तो हमें केवल एक ही ऑप्शन मिल रहा है। देखो सबसे कम ब्यूटेन, फिर क्लोरोब्यूटेन, फिर ब्रोमोब्यूटेन, फिर आयोडोब्यूटेन। नेक्स्ट देखो बच्चों, रेड हॉट स्टील्स ऑन सडनली इमर्सिंग इन वाटर बिकम्स। तो बच्चों मेरे को पता नहीं तुम लोगों ने, एक फैंटास्टिक 4 करके मूवी आई थी, ये शायद पार्ट 1 की बात बता रहा हूं, पार्ट 1, हाँ शायद पार्ट 1 की बात है।
तो उसमें क्या हुआ था, फैंटास्टिक फोर मूवी में ऐसा कुछ है बेटा कि वो लोग स्पेस में जाते हैं, 5 एस्ट्रोनॉट्स होते हैं। तो उनमें से एक एस्ट्रोनॉट के अंदर बहुत सारा वो नहीं ग्रीडी टाइप का होता है, और वो लोग किसी ना किसी कोई कॉस्मिक वेव से टकरा जाते हैं, तो उन सबके अंदर पावर्स आ जाते हैं। ठीक है, तो एक के अंदर ये पावर आ जाता है कि वो मेटल का बन जाता है। ठीक, अब एक के अंदर पावर आता है कि वो उसका बन जाता है कि इसका फायर आ जाता है, उसका फायर। ठीक है, तो बेटा होता क्या है, आखिरी में उसको ऐसे हराया जाता है, वो मेटल वाले को, मेटल वाला बन जाता है विलन। ठीक है, तो उसको ऐसे हराते हैं, पहले उसको एकदम गर्म कर देते हैं। ठीक, और फिर उसके बाद में वहां पर एक पंप लगा रहता है, तो उस पंप से सारा पानी उसके ऊपर फेंक देते हैं। यानी कि ये कहानी मैंने पूरी इसे सिखाई कि जब भी आप मेटल को एक्सट्रीम हॉट कर दो और फिर एकदम से ठंडा कर दो, तो वो हार्ड बन जाता है और ब्रिटल बन जाता है। क्या बन जाता है? हार्ड और ब्रिटल। कहीं हाँ ये दिया ना ऑप्शन बी, देखो, हार्ड और ब्रिटल। ठीक है, द वैल्यू ऑफ डिके कांस्टेंट ऑफ अ कंपाउंड हैविंग हाफ लाइफ पीरियड ऑफ 2.95 डेज इज। अब बच्चों देखो, अब आप कहोगे सर हम लोगों ने ना यहाँ पर रेट कांस्टेंट पढ़ लिया, वेलोसिटी कांस्टेंट पढ़ लिया, स्पेसिफिक रेट कांस्टेंट पढ़ लिया, लेकिन सर ये डिके कांस्टेंट हमने नहीं पढ़ा। ये डिके कांस्टेंट क्या होता है और उसका क्या रिश्ता है इस हाफ लाइफ पीरियड के साथ में? तो जो तुम्हारा रेट कांस्टेंट है ना बेटा, वही डिके कांस्टेंट है। इसको लेमडा से रिप्रेजेंट करा जाता है और वो होता है 0.693 डिवाइडेड बाय टी हाफ। मतलब तुम्हें 2.95 डेज को डिवाइड कर देना है, तुम्हारा आंसर आ जाएगा। लेकिन लेकिन इसमें एक दिक्कत है, इस क्वेश्चन में क्या दिक्कत है, यहां सब कुछ सेकंड्स में दिए हुए हैं, और हमने क्या पढ़ा था, हमने केमिकल काइनेटिक्स में पढ़ा था, अगर आपका जो रेट कांस्टेंट है, ठीक है, वो आपका उसकी वैल्यू आ सकती है सेकंड्स में भी, डेज में भी, ईयर्स में भी, मिलियन ईयर्स अगो में भी, हम ये किसी में भी ले सकते थे। पर अब चूंकि क्वेश्चन ने डेज मेंशन करा है और हमसे ऑप्शन में दिया है सेकंड, तो हम यहां पर जल्दबाजी ना करते हुए हम क्या करेंगे, डेज को कन्वर्ट करेंगे सेकंड्स में। देखो बेटा करते हैं, अब ये तो सॉल्व हो जाएगा मेरा लेमडा वाला, लेकिन पहले मैं इसको सॉल्व कर लेता हूं। तो 2.95 डेज, एक दिन में 24 घंटे होते हैं मैं जानता हूं, एक दिन में 60 मिनट होते हैं मैं जानता हूं, एक मिनट में 60 सेकंड होते हैं मैं जानता हूं। ठीक है, अब कहोगे सर वही तो आ गया, कितनी लंबी चौड़ी सी तो आ गई हमारे पास में, क्या? अब इसको सॉल्व करो बैठ कर, और इसको हम अप्रोक्स क्यों नहीं कर सकते हैं, क्योंकि 2.9 और 2.71 हो गया यहां पर, और ये 3 हो गया, ऑप्शंस बहुत पास पास में हैं। अब तुम कहोगे सर देखो यहां +5 है, यहां +6 है, तो हम लोग कर सकते हैं क्योंकि राउंड ऑफ करेंगे तो आ जाएगा 10 के पावर में। नहीं बेटा, -6 वाले हमारे पास में दो ऑप्शन हैं, तो हमको इसको एक्यूरेट ही सॉल्व करना पड़ेगा। तो मेरे पास ना एक ट्रिक है, जब भी डेज से सेकंड बनाने की बात आए, तो मैंने इसको उठाकर मल्टीप्लाई करा हुआ है, और इसकी वैल्यू याद कर लो, 8640 होती है। क्या होती है बच्चों? 8640 होती है, याद कर लो। जैसे हम लोग नहीं करते log k1 अपॉन k2 इज टू a अपॉन 2.303 r t1 माइनस t2 अपॉन t1 t2, अरीनेस वाली इक्वेशन में, तो a अपॉन 2.303 r है, r आपका 8.314 है, उसकी वैल्यू याद करो 19.15। तो यहां हमारी स्पीड क्या होती है, मैनी फोल्ड्स बढ़ जाती है। ठीक है, तो मैंने इसको तो याद कर लिया 8640। ठीक, तो बेटा 2.95 मल्टीप्लाइड बाय 8640, यानी तुम्हें ध्यान क्या देना है कि 24 इंटू 60 इंटू 60, 24 इंटू 60 इंटू 60 होता है 8640। ठीक है, अब इसका मेरे को याद है ये होता है 254880। ये कितना आ जाएगा? 254880। अब इसकी वैल्यू उठाकर अगर अपन यहां रखेंगे तो ये हो जाएगा बेटा 0.693 डिवाइडेड बाय 254880, तो ये आएगा आपका बेटा 2.71 इंटू 10⁻⁻6 पर सेकेंड। ठीक है, ये इतना आएगा।
तो ऑप्शन बी विल बी द राइट आंसर। मेन प्रॉब्लम क्या है, हमें ध्यान के रखना था, हमको ध्यान रखना था कि भैया डिके कांस्टेंट का फॉर्मूला आ सकता है बेटा, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में पूछा गया है, सैंपल पेपर्स में भी दिया हुआ है, और बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूले से एक है। आगे बढ़ते हैं, ध्यान दीजिए। अब बेटा आता है विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट गिव सिल्वर मिरर टेस्ट। मैं ये जानता हूं बेटा, ये सिल्वर मिरर टेस्ट और कुछ नहीं है, ये है टॉलेंस रिएजेंट टेस्ट। ये क्या है? टॉलेंस रिएजेंट टेस्ट। तो अभी मेरे आप लोगों के मतलब, जब मैं मेरी बात करूंगा तो मैं आपसे अपने आप को कंपेयर करते हुए बोल रहा हूं। तो अभी अभी हुए हैं मेरे बोर्ड के प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन। तो वहां आप लोगों ने पढ़ लिया था कि बेटा टॉलेंस रिएजेंट टेस्ट जो है वो एल्डिहाइड्स और कीटोन्स के बीच में डिस्टिंग्विश करता है। यहां क्या बोल रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट गिव। तो ये बात तो तय है, इनमें से जो कीटोन है वो तो ये टेस्ट नहीं देगा। पहला वाला है और सारे एल्डिहाइड दे देंगे। ए वाला दिख रहा है यहां पर एल्डिहाइड है, दे देगा। ठीक है, सी वाला दिख रहा है मेरा एल्डिहाइड है, दे देगा। तो ये भी दे देगा, ये भी दे देगा। अब बात आती है सर बी और डी। तो बेटा मेरे को एक चीज तो ये पता है कि कीटोन तो ये टेस्ट नहीं देते हैं, तो मैं इसको लगा दूंगा। और तुम लोगों ने अगर प्रैक्टिकल्स को ध्यान से पढ़ा होगा तो उसमें तुमने ये पढ़ा था कि एसिड्स में केवल फॉर्मिक एसिड भी टॉलेंस रिएजेंट को पॉजिटिव देता है। ठीक है, तो यहां पर ऑप्शन क्या आ जाएगा, डी विल बी द करेक्ट आंसर। क्यों? क्योंकि वो नहीं देता है। ठीक है, आगे बढ़ रहे हैं, ध्यान दीजिए। अब बेटा क्वेश्चन नंबर 11 पे आ गए। 1 मोल ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड ए विद द फॉर्मूला C3H8O। ठीक है, अब ये है आपका थोड़ा, ये क्वेश्चन कैसा है, ये क्वेश्चन है बेटा आपका, कैसे बोल दूं मैं आप लोग से समझाऊं, ये स्टोरी प्रॉब्लम बेस्ड क्वेश्चन है। ठीक है, इसको सॉल्व करने की एक सबसे अच्छी ट्रिक ये होती है कि हम इसको एक फ्लो चार्ट में बना लें। ठीक है, एक एक चीज पढ़ेंगे, कोई दिक्कत की बात नहीं, आसानी समझ में आएगा। देखो बेटा, 1 मोल ये उसने दिया है, तो इसका कुछ ना कुछ महत्व तो है। तो 1 मोल ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड ए, जिसका फॉर्मूला देके रखा है C3H8O। तो पहले इसको बना लेता हूं। देखो बेटा, ए है जिसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है C3H8O, और इसका कितना मोल है, इसका दिया हुआ है उन्होंने 1 मोल। ठीक, आगे देखो, रिएक्ट्स कंप्लीटली विद 2 मोल्स ऑफ HI, और कंप्लीटली, ठीक है, टू फॉर्म X एंड Y। अब इसको भी बना लेते हैं बेटा। ये रिएक्ट करता है 2 मोल्स ऑफ HI से, और क्या बना रहा है, X एंड Y, ये बोल रहा है। आगे देखते हैं क्या बोलता है। When Y is boiled with aqueous alkali forms Z, इसको भी बना लेते हैं बेटा। जब Y को आप बॉइल करोगे किसके साथ में, एक्वस KOH, एल्कली मैं KOH ले लूं, है ना, तुम NaOH भी ले सकते हो, कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो वो बना रहा है Z। ठीक है, आगे देखो, Z आंसर्स द पॉजिटिव आयोडोफॉर्म टेस्ट। ठीक, Z क्या दे रहा है, Z दे रहा है बच्चों पॉजिटिव आयोडोफॉर्म। ठीक है, अब क्या बोल रहा है क्वेश्चन, द कंपाउंड ए इज। हाँ सर, हम लोगों को यही तो दिक्कत आती है कि हमें ये समझ में नहीं आता, इतनी सारी कहानी बता दी तो हम ये कैसे बताएंगे। तो बेटा ये फ्लो चार्ट से ही ना हम इन्फेरेंस निकालना शुरू करेंगे, हम क्या कंक्लूजन पे पहुंचे हैं हम वो निकालना शुरू करेंगे। सबसे आखिरी देखो, जब भी ऐसा आ जाए ना, तो सबसे आखिरी वाली चीज जो देकर रखी हुई है, सबसे पहले तुम उसको पकड़ना। ठीक है, अब यहां सबसे आखिरी में दिया हुआ है Z दे रहा है तुम्हारा पॉजिटिव आयोडोफॉर्म। अब बेटा पॉजिटिव आयोडोफॉर्म कौन देता है, इसकी ट्रिक बता देता हूं मैं। देखो देखो बेटा, पॉजिटिव आयोडोफॉर्म
वो देते हैं जिनमें या या वो कार्बोनिल ग्रुप या नाइट्रोजन जिससे CH3 जुड़ा है डायरेक्टली, वो पॉजिटिव आयोडोफॉर्म देगा। पॉजिटिव आयोडोफॉर्म देगा, पॉजिटिव आयोडोफॉर्म देगा। ठीक है, तो मुझे ये बात पता लग गई कि Z चूंकि पॉजिटिव आयोडोफॉर्म दे रहा है, तो यहां पर CH3 ग्रुप तो अटैच्ड है किसी एक और ग्रुप से, उस ग्रुप को मैं इस गोले से बना दे रहा हूं। आगे बात समझ में? अब इस गोले में डेफिनेटली चूंकि यहां पर नाइट्रोजन वाला कंपाउंड ही नहीं है, तो यहां भी नाइट्रोजन तो नहीं आ सकता। ये बात समझ में आ गई? यहां नाइट्रोजन नहीं आ सकता, और अगर नाइट्रोजन नहीं आएगा तो बच्चों सीधी सी बात है, यहां पर कोई कार्बोनिल ग्रुप ही आना चाहिए। अगर कोई नाइट्रोजन नहीं आ सकता तो यहां पर कोई कार्बोनिल ग्रुप ही आएगा। ठीक है, और चूंकि ये 3 कार्बन का था, चूंकि ये 3 कार्बन का था और एक्स और वाई में टूट रहा है, और चूंकि यहां 2 कार्बन आ गए हैं, तो 1 कार्बन यहां आना ही चाहिए, और वो 2 कार्बन का है तो वो एल्डिहाइड होना चाहिए, ना कि कीटोन होना चाहिए। ये समझ में आया? ये समझ में आया? ये होना चाहिए कुछ ना कुछ ऐसा, ये होना चाहिए कुछ ना कुछ ऐसा। ये वो कंपाउंड है जो पॉजिटिव आयोडोफॉर्म दे रहा है, ये वो कंपाउंड है जो पॉजिटिव आयोडोफॉर्म दे रहा है। तो Z की बहुत सारी प्रॉपर्टी इससे तो मैच कर रही है, ये मैंने इन्फेरेंस निकाल लिया। लेकिन बात ये समझ में नहीं आई मेरे को अभी भी कि HI आखिर किससे रिएक्ट करेगा। HI आखिर किससे रिएक्ट करके 2 प्रोडक्ट निकालता है, और ऐसा कौन सा फंक्शनल ग्रुप है जिसमें केवल एक ही ऑक्सीजन आता है? तो बेटा एल्डिहाइड 1 ऑक्सीजन आएगा, कीटोन 1 ऑक्सीजन आएगा, एल्कोहल 1 ऑक्सीजन आएगा, ईथर 1 ऑक्सीजन आएगा। ठीक है, एल्कोहल HI से रिएक्ट करते तुमने मैंने कभी पढ़ा नहीं। एल्डिहाइड कीटोन रेड फास्फोरस HI से तो रिएक्ट कर सकते हैं, यहां रेड फॉस्फोर बनाएंगे कॉरेस्पॉन्डिंग नंबर ऑफ कार्बन की एल्केन चेन बना देंगे, तो वो एक ही प्रोडक्ट बनेगा। तो एल्डिहाइड कीटोन भी ये नहीं हो सकता, एल्कोहल भी ये नहीं हो सकता। ठीक है, ये क्या क्या नहीं हो सकता है? ये आपका एल्डिहाइड नहीं हो सकता, ये आपका कीटोन नहीं हो सकता, और ये आपका एल्कोहल भी नहीं हो सकता। तो ये बचा क्या आपके पास? ये बचा बच्चों आपके पास केवल ईथर। 3 कार्बन का ईथर तुम ऐसे कैसे वैसे जैसे चाहो बनाओ, तुम्हारा यही आएगा। 3 कार्बन का ईथर यही आएगा। ठीक है, तो बेटा मिथॉक्सी इथेन तुम्हारा आंसर होना चाहिए, मिथॉक्सी इथेन तुम्हारा आंसर होना चाहिए। अब यहां देखते हैं आंसर क्या दिया है हमारा, कहीं मेथॉक्सी इथेन दिया है, ऑप्शन ए विल बी द राइट आंसर। लेकिन हम इसको समझ तो लें, क्या पता भाई अगर ये उन्होंने 3 नंबर के क्वेश्चन उठा के पटक दिया, तो 3 नंबर में तो बेटा हमें ये पूरा बनाकर दिखाना पड़ेगा, रिएक्शन करवानी पड़ेगी, तब जाकर पूरे मार्क्स मिलेंगे। तो ए मुझे पता लग गया कि ये मिथॉक्सी इथेन है। आ गई बात समझ में? अब जब एक बार HI से रिएक्ट करवाएंगे तो क्या होगा? जब एक बार HI से रिएक्ट करवाएंगे तो क्या होगा? ध्यान दो, देखो 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 बेटा, CH3O C2H5, 1 मोल HI से करवाया, पहला मोल आया। ठीक, तो ये क्या बनाएगा? ये बनाएगा बेटा CH3
OH और C2H5 I। क्या बनाएगा? CH3OH और C2H5 I। ठीक है। अब ये CH3OH में अभी भी कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड है, तो ये वापस से एक और मोल HI से रिएक्ट करेगा, तो ये बनाएगा बेटा CH3I प्लस H2O। ठीक है। तो ये बात तो सीधी सी है कि हम इसको नहीं लेंगे, इसको मान लेते हैं अगर हम X, तो इसको मान ले रहा हूं मैं Y। तो X हो गया मेरा CH3I, Y हो गया मेरा C2H5I। ये हो गया बेटा मेरा CH3I और ये हो गया बेटा मेरा C2H5I। अब ये इथाइल आयोडाइड जब रिएक्ट करेगा एक्वस KOH से, तो बेटा ये Z जो बनाएगा ना, वो बनाएगा C2H5OH, यहां पर सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन हो जाएगी। और इसी का ऑक्सीडेशन जब करेंगे तो बेटा वो आपका एसिटाल्डिहाइड बनाएगा, जो पॉजिटिव आयोडोफॉर्म टेस्ट देता है। तो जब भी ऐसा आए तो आपको क्या करना है, पूरा फ्लो चार्ट एक बार बना लेना है। आगे बढ़ रहे हैं, ध्यान दीजिए। क्वेश्चन नंबर 12, हिल्सबर्ग रिएजेंट इज बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड। रटा हुआ है, नहीं दिख रहा है? बेंजीन सल्फो, ये रहा बेटा। ठीक है। ऑप्शन 13 और क्वेश्चन 13, इंसुलिन इज वाटर सॉल्युबल। अच्छा, मैं आपको बता दूं बेटा, असर्शन रीजन में दिए हुए हैं चारों चीजें, पॉइंट देख लो अच्छे से। एक बार देखेंगे, उसके बाद बार बार नहीं समझेंगे इसको। ऑप्शन ए तुम तब लगाना जब असर्शन सही हो, तुम्हारा रीजन भी सही हो और रीजन करेक्टली एक्सप्लेन कर रहा हो असर्शन को। ऑप्शन बी कब लगाओगे? जब असर्शन तो सही हो, रीजन भी सही हो, पर रीजन करेक्टली एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा हो तुम्हारे असर्शन को। ऑप्शन सी लगाओगे, असर्शन तो सही हो पर रीजन ही तुम्हारा गलत हो। ऑप्शन डी लगाओगे जब असर्शन ही गलत हो और रीजन सही हो। तो बेटा आप देखते हैं, इंसुलिन इज वाटर सॉल्युबल। हाँ बिल्कुल, इंसुलिन वाटर सॉल्युबल है। ठीक है। और इंसुलिन एक ग्लोबुलर प्रोटीन भी है, पर क्या वो ग्लोबुलर प्रोटीन है इसीलिए वाटर सॉल्युबल है? नहीं। ठीक है। तो यहां पर क्या आना चाहिए? यहां पर ऑप्शन बी, क्योंकि असर्शन भी सही है, रीजन भी सही है, पर रीजन इसको करेक्टली एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा है। तो ऑप्शन बी विल बी द राइट आंसर। बोथ ए एंड आर ट्रू, बट आर इज नॉट करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। आ गई बात समझ में? नेक्स्ट, लोअर एल्डिहाइड कीटोन्स आर सॉल्युबल इन वाटर। हाँ बेटा, क्योंकि दे कैन फॉर्म हाइड्रोजन बॉन्ड विद वाटर, है ना। बट द सॉल्युबल डिक्रीजेस एज द मॉलिक्यूलर मास इंक्रीजेस। हाँ, क्योंकि बेटा मास बढ़ेगा एल्काइल चेन का, तो वो हाइड्रोफोबिक रहती हैं, तो हाइड्रोफोबिक इंटरेक्शन के कारण वो लेस सॉल्युबल होती रहेंगी। ठीक है। तो असर्शन हाँ बिल्कुल सही बोल रहा है, असर्शन इज करेक्ट। डिस्टिंक्शन बिटवीन एल्डिहाइड कीटोन कैन बी मेड बाय टॉलेंस टेस्ट। अब भी हमने पढ़ा, हाँ कर सकते हैं, पर चूंकि टॉलेंस टेस्ट से हम उसको डिस्टिंग्विश करते हैं, क्या यही रीजन है कि लोअर वाले सॉल्युबल होते हैं? नहीं। तो बेटा दोनों सही हैं, पर रीजन उसको करेक्टली एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा है। ऑप्शन बी विल बी द राइट आंसर। ठीक है। आगे बढ़ रहे हैं, ध्यान दो। आइसोप्रोपाइल क्लोराइड इज लेस रिएक्टिव देन CH3Br इन SN2 रिएक्शन। आइसोप्रोपाइल क्लोराइड होता क्या है? CH3, CH, Cl, CH3, है ना। तो ये 2 डिग्री है ना। CH3Br 1 डिग्री है। ठीक है। और हम जानते हैं बेटा SN2 में क्या होता है, SN2 में 1 डिग्री जल्दी देता है, फिर 2 डिग्री, फिर 3 डिग्री। तो ऑर्डर के हिसाब से CH3Br को जल्दी देना चाहिए, इसलिए आइसोप्रोपाइल क्या है, लेस रिएक्टिव है किससे? CH3Br से। असर्शन सही है। SN2 रिएक्शन आर ऑलवेज अकम्पनीड बाय इन्वर्जन ऑफ कॉन्फिग्रेशन। हाँ ये भी सही है, SN2 में हमेशा क्या होता है, इन्वर्जन होता है। पर चूंकि इन्वर्जन होता है इसीलिए ये लोग लेस रिएक्टिव हैं, ये तो बेटा बात कुछ जमी नहीं, है ना। तो अगेन असर्शन सही है, रीजन सही है, बट एक्सप्रेशन सही नहीं है, इसलिए वो आपका बी ऑप्शन। अब पैरा नाइट्रोफिनॉल इज मोर एसिडिक देन, क्या हो गया आपका, पैरा मिथाइल फिनॉल। ये इसको क्रिसॉल भी बोलते हैं, ये क्रिसॉल हो गया। ठीक है। अब यार बेटा एक बात हमेशा ध्यान रखना,
जब भी इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप आएंगे तो दे आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एसिडिटी, लेकिन इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप के केस में एसिडिटी जो है ना वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो जाती है, एसिडिटी इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो जाती है। तो NO2 क्या है? NO2 बेटा आपका एक इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है, NO2 आपका एक इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है। CH3 बेटा आपका क्या है? एक इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है। तो ये ज्यादा एसिडिक है, तो ये चीज तो वो सही बोल ही रहा है, ये चीज सही बोल दी। इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप इंक्रीजेस एसिडिटी, और अब भी हमने क्या पढ़ा कि वो कम करते हैं, तो ये सेंटेंस ही क्या हो गया? गलत हो गया। और जब रीजन गलत है तो आंसर होगा सी। ठीक है। अब बच्चों आपके एक पेपर में 16 क्वेश्चंस आते हैं, तो हमने यहां पर एक पेपर पूरा सॉल्व कर लिया। ठीक, अब हम आते हैं 17th क्वेश्चन पे। ठीक है। Which one of the following is synthetic halogen compound? Chloramphenicol नहीं, डाइफिनाइलहाइड्रामीन नहीं, क्लोरोक्वीन। बेटा क्लोरोक्वीन जो है वो एक सिंथेटिक हेलोजन कंपाउंड है, इसको आप ध्यान रखना, और ओमिप्राजोल भी नहीं। क्वेश्चन नंबर 18, डैश आर ज्वाइंट टुगेदर बाय फॉस्फोडाइस्टर लिंकेज बिटवीन 5 प्राइम एंड 3 प्राइम कार्बन एटम ऑफ पेंटोस शुगर। अरे बेटा कौन जुड़ता है बाय फॉस्फोडाइस्टर लिंकेज? वो है आपके न्यूक्लियोटाइड्स, है ना। न्यूक्लियोसाइड किसको बोलते हैं? जब पेंटोस शुगर और नाइट्रोजनस बेस मिल जाता है तो बोल देते हैं हम उसको न्यूक्लियोसाइड, और जब 30 में आकर फॉस्फेट ग्रुप भी जुड़ जाता है तो बोलते हैं न्यूक्लियोटाइड। तो इसका आंसर क्या हो गया? न्यूक्लियोटाइड कहीं दिया है? हाँ बेटा, ऑप्शन डी विल बी योर राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 19, विलियमसन सिंथेसिस इज यूज्ड फॉर द प्रिपरेशन ऑफ। क्या है विलियमसन सिंथेसिस? वो ये है ना, RX प्लस रोना, NaX बाहर कर दो, ROR हो जाएगा। और ROR क्या होता है? एक ईथर। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बेटा, क्वेश्चन नंबर 20, which of the following product which product is formed when the compound benzaldehyde is treated with concentrated aqueous KOH solution? बेटा बेंजेल्डिहाइड में कोई भी अल्फा हाइड्रोजन नहीं है, नो अल्फा हाइड्रोजन। और देखो एक्वस KOH से कंसंट्रेटेड से हमने कहां कहां करवाया है, तो एक तो हम लेकर आए थे एल्डोल कंडेंसेशन करवाने के लिए, लेकिन वहां पर अल्फा हाइड्रोजन होना जरूरी था। और एक हम लेके आए थे बेटा कैनिजारो रिएक्शन में, जहां अल्फा हाइड्रोजन होना जरूरी, मतलब अल्फा हाइड्रोजन नहीं है तभी वो कैनिजारो रिएक्शन दिखाएंगे। तो ये बात तो तय है, क्योंकि इनके अलावा मैंने क्यूएच कहीं लाया नहीं हूं, है ना। तो ये बात तो तय है, डायरेक्टली एल्डिहाइड से रिएक्ट करवाने के लिए ये क्या, ये दिस विल अंडरगो कैनिजारो रिएक्शन, दिस विल अंडरगो कैनिजारो रिएक्शन। और कैनिजारो रिएक्शन में क्या होता है? एक का ऑक्सीडेशन होता है और एक कंपाउंड का रिडक्शन होगा। ठीक है, लेकिन सेम नंबर ऑफ कार्बन बनाएगा। तो बेटा यहां तो मतलब पता नहीं क्या तो भी हो रहा है। ठीक है, इसका रिडक्शन तो नहीं हुआ, ऑप्शन ए नहीं हुआ। ये ऑक्सीडाइज होकर बिल्कुल सब डेरिवेटिव जो है, जिसका डेरिवेटिव है KOH का, उसी का डेरिवेटिव वो एसिड बनाएगा। तो पोटेशियम बेंजोइड बन जाएगा और साथ में बेटा बेंजाइल अल्कोहल बनेगा। जितने कार्बन है उतने कार्बन का अल्कोहल, ऑप्शन बी विल बी द राइट आंसर। लेकिन हम टिक करने के पहले या लिखने के पहले बाकी CD भी देख लेते हैं। इसमें बेटा दोनों साइड बन रहा है, ये गलत है। इसमें भी दोनों साइड बन रहा है बेटा, ये गलत है। ठीक है, चलो देखो आगे 21 क्वेश्चन, रिएक्शन A plus 2B gives C plus D, obeys the rate equation K A का पावर X B का पावर Y। मतलब ये दे दिया उसने क्या? रेट लॉ दे दिया बेटा उसने। ये क्या दे दिया बेटा उसने? रेट लॉ। ठीक है, अब बोलता है व्हाट वुड बी द ऑर्डर ऑफ दिस रिएक्शन। तो बेटा ऑर्डर निकालना है। ऑर्डर क्या होता है? ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन इज डिफाइंड एज द सम ऑफ स्टोइशियोमेट्रिक कोफिशिएंट। इट इज व्हाट? सम ऑफ स्टोइशियोमेट्रिक कोफिशिएंट of reactant raised to the power of their concentration in rate law, which is definitely rate determining step। तो ठीक है बेटा, x प्लस वाई कर देना, आंसर आ जाएगा। कहीं दिया है? ये रहा, ऑप्शन बी विल बी द राइट आंसर।
क्वेश्चन नंबर 22। अब अगेन मैंने क्या कहा था, मैच द फॉलोइंग वाला हर सेट में आने वाला है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 16 तक हमने कर लिया, मतलब वहां पे एक पेपर सॉल्व हो गया। अब ये दूसरे पेपर की चीज आ गई, ठीक है। आप एक बात सोच रहे हो, दूसरे पेपर की चीज आ गई, यानी कि कायदे से देखा जाए तो मैं आप लोगों को बेटा 20 सैंपल पेपर के मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन सॉल्व करवाने वाला हूं, और 20 सैंपल पेपर करके जाना बहुत बड़ी बात होती है, ठीक है। तो ये वीडियो अगर आप देख रहे हो, ये आप लाइव देख रहे हो, तो आप एक काम करो, इसको एंड तक आप टिके रहो। हाँ बेटा, हेलो, वेरी वेरी गुड नाइट। गुड नाइट का है का भैया, गुड इवनिंग बोलते हैं, रात को 10 बज गया तो गुड नाइट। अभी सोना नहीं है बेटा, 27 तारीख को अपना पेपर है ना। हाँ मैं लाइव ही हूँ, टेंशन ना लो, मैं लाइव ही चल रहा हूँ। हाँ, और हम बातें कम करेंगे बेटा, क्योंकि हमको 320 एमसीक्यू का पहाड़ तोड़ना है, ठीक है। चलो, वैसे तो मैं उसको टुकड़ों में लाया हूं, मैंने उस पहाड़ को 4 टुकड़ों में तोड़ दिया है, यानी कि 80 आज की क्लास में, 80 कल की क्लास में, 80 मतलब आज 22 तारीख है, तो ये 80 कर ले रहे हैं, 1 to 80। कल 23 तारीख को कर लेंगे 81 to 160, फिर 24 कर लेंगे 161 से लेकर 240, 26 कर लेंगे 241 से लेकर 320, ठीक है। क्योंकि पूरे 320 कराऊंगा तुम लोग पागल हो जाओगे, ठीक। लेकिन 80 तो कर सकते हैं, क्या ही है 80, अभी खत्म कर रहा हूं मैं, 1 1.5 2 घंटे में, ठीक है। इसलिए हम बातें कम करेंगे। हाँ शाबाश बेटा, वेरी गुड, बहुत इंटेलिजेंट हो, है ना, गजब। चलो देखो, कहानी क्या बोलती है भाई, मोलैरिटी क्या बोल रही है पब्लिक। मोलैरिटी इज नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट गिवन इन 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन, कहीं दिया है क्या, नंबर ऑफ ग्राम मोल्स ऑफ सॉल्यूट पर लीटर। हाँ ना, ए का टू, 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 बस एक ही जगह दिया है। लेकिन एक बार सारे चेक कर लो, कहीं गलत ना हो। मोलैलिटी केजी ऑफ सॉल्वेंट में तो बी का 3 दिया है, पीपीएम 10 6 में डी का 1 दिया है, नॉर्मेलिटी तो बेटा सीधी सी बात है, इक्विवेलेंट ऑफ सॉल्यूट पर लीटर ऑफ सॉल्यूशन, तो सी का 4 दिया है, ठीक। आगे बढ़ते हैं। अब द ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी ऑफ द फॉलोइंग एल्कोहल विथ हेलोजन एसिड्स इज, तो बेटा हेलोजन एसिड से ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी ऑफ एल्कोहल जो होता है ना, वो होता है 3 डिग्री सबसे ज्यादा, फिर 2 डिग्री, फिर 1 डिग्री। मैं अगर इसमें देखूं तो ए वाला ऑप्शन मेरा 1 डिग्री है, बी वाला मेरा 2 डिग्री है। सर ऐसा कैसे बोल पा रहे हैं आप, हमें समझा दीजिए एक बार, है ना। जिस कार्बन से OH जुड़ा है, उस कार्बन से और कितने कार्बन जुड़े हैं, एक जुड़ा है 1 डिग्री। जिस कार्बन से OH जुड़ा है, उस कार्बन से कितने कार्बन जुड़े हैं, 2 कार्बन, इसलिए 2 डिग्री। और यहां पर ये हो जाएगा रिजल्टेंटली 3 डिग्री। तो सी सबसे ज्यादा, फिर बी, फिर ए, एक ही ऑप्शन दिख रहा है बेटा, ऑप्शन बी विल बी द राइट आंसर। आगे बढ़ रहे हैं। विच अमंग द फॉलोइंग इज सिंथेटिक एलिमेंट, तो बेटा मेरे को देखने में एक नजर मारी, फ्लेरोवियम, फ्लेवोरियम, फ्लेरो, टंग ट्विस्टर है। ये पता है कहां है, ये है आ, ये एफएम, ये रहा। यूरेनियम नॉर्मली पाया जाएगा, पीएबी और टीएच थोरियम भी बेटा, ठीक है। चल देखो, आगे देखो। द रिएक्शन 2NO plus Br2 gives 2NOBr, follows the mechanism given below। NO plus Br2, NOBr2 दे रहा है, ये फास्ट है, ठीक। लेकिन मैं जानता हूं क्या रेट डिटरमाइनिंग स्टेप क्या होता है मेरा, स्लो स्टेप का। और NOBr2 plus NO gives 2NOBr, ये उसका स्लो स्टेप है, ठीक है बेटा, ठीक है। अब बोल रहा है द कंसंट्रेशन ऑफ बोथ NO एंड Br2 इज इंक्रीज 2 टाइम्स, अच्छा ठीक है। द रेट ऑफ रिएक्शन वुड बिकम, अब पता है यहां पर एक बात देखो, यहां पर वो लोग चेंज किसकी कंसंट्रेशन में कर रहे हैं, NO की और Br2 की। लेकिन हम ओवरऑल रिएक्शन से रेट लॉ तो नहीं लिख पाएंगे, क्योंकि रेट लॉ लिखने के लिए क्या चाहिए,
आपको बच्चों रेट डिटरमाइनिंग स्टेप चाहिए, रेट डिटरमाइनिंग स्टेप चाहिए। ऊपर वाले को लिखने के लिए आपको नीचे वाला चाहिए, है ना। चलो देखो, ध्यान दो बेटा, ध्यान दो। अब यहां से मैं रेट लॉ तो लिख लूंगा, जो आएगा R इज इक्वल टू के NOBR NOBR2 इंटू NO, ठीक है। क्योंकि रेट लॉ किस पे डिपेंड करता है, केवल कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट पर ही डिपेंड करता है। लेकिन अब ये NO और Br2 को वो बढ़ा रहे हैं। सर अब इस केस में क्या करें, यहां फंस गए। कोई बात नहीं बेटा, सबसे पहली बात तो यहां पर ये जो NOBr2 है ना, इसको कंसिडर कर लो कि ये ओवरऑल रिएक्शन पकड़ो, ये पकड़ो ओवरऑल रिएक्शन, जहां पर NO और Br मिल रहा है ना हमको, वो पकड़ो, ठीक है। और यहां पर ये मान के चलो कि वो NOBr नहीं है, NOBr2 है, वो NOBr नहीं है, NOBr2 है, ठीक है। तो देखो बेटा, अब हम यहां जब मान के चलेंगे तो क्या आएगी कहानी, देखो देखो इसको, देखो अब इक्विलिब्रियम कांस्टेंट लिखना है मेरे को, क्या लिखना है, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। तो इक्विलिब्रियम में रिएक्शन कौन सी देकर रखी हुई है, इस वाले साइन को देखो बेटा, ये रिएक्शन किस में देकर रखी हुई है, इक्विलिब्रियम में दी हुई है। तो इस रिएक्शन से लिख ले रहा हूं, इसको मैं बता दे रहा हूं, इसको मैं पहला बोल दे रहा हूं, इसको मैं दूसरा बोल दे रहा हूं। तो फ्रॉम सेकेंड से मैं लेकर आ गया ये चीज, फ्रॉम फर्स्ट से मैं क्या लिख सकता हूं बच्चों, मैं इक्विलिब्रियम कांस्टेंट लिख सकता हूं, जो मेरा क्या आएगा, जो मेरा आएगा NOBr2, ये कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट होता है, NO और Br2, ठीक। अब इसी फर्स्ट से अगर मेरे को कंसंट्रेशन ऑफ NOBr2 निकालना है, तो वो भाई कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट उठाकर यहां मल्टीप्लाई कर दूं, तो क्या मैं इससे ये लिख सकता हूं कि कंसंट्रेशन ऑफ NOBr2 जो है वो बराबर है इक्विलिब्रियम कांस्टेंट कंसंट्रेशन ऑफ NO और कंसंट्रेशन ऑफ Br2 के बराबर, ये लिख सकता हूं, है ना। अब मेरे को पता लग गया है कंसंट्रेशन ऑफ NOBr2 की वैल्यू वो है, तो यहां पर कंसंट्रेशन ऑफ NOBr2 की जगह उठाकर वो लिख दे रहा हूं मैं, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट मल्टीप्लाई बाय कंसंट्रेशन ऑफ NO मल्टीप्लाई बाय कंसंट्रेशन ऑफ Br2। तो ये पहली इक्वेशन क्या बन जाएगी, के रेट कांस्टेंट इक्विलिब्रियम कांस्टेंट NOBr2 की जगह वो लिख दे रहा हूं NO और Br2, और साथ में बेटा ये NO कंसंट्रेशन ऑफ NO तो दिया ही हुआ है, ठीक है। तो यहां से रेट फाइनली मेरी निकल के आ क्या रही है, मेरा रेट फाइनल निकल के आ जा रहा है के रेट कांस्टेंट वाला इक्विलिब्रियम कांस्टेंट वाला कंसंट्रेशन ऑफ NO का पावर 2 और कंसंट्रेशन ऑफ Br2, यानी कि ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या आ रही है मेरे यहां से 2 और ये 1 है, तो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या आ गया बेटा मेरा 3। अब ध्यान दो, अगर कंसंट्रेशन NO और Br2 की 2 टाइम्स करनी है, तो बेटा इसकी अगर 2 टाइम्स करोगे तो 2 का पावर 2, इसकी अगर 2 टाइम्स करोगे तो 2 का पावर 1, तो 2 का पावर 2 हो जाएगा 4 और 2 का पावर 1 हो जाएगा 2, यानी कि 8 आ रहा है। तो 8 टाइम्स आपका रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ जाएगा। यहां पर पूरी बात समझ में आ गई कि नहीं। सबसे पहले जो स्लो स्टेप है उससे उठाकर आप क्या लिख लो, उससे उठाकर लिख लो बेटा जो रेट लॉ है। फिर इक्विलिब्रियम कांस्टेंट लिखना रहेगा हमको, कहां से, जो रिएक्शन इक्विलिब्रियम में देके रखी हुई है, और बस सब्स्टिट्यूट कर दो उठाकर, सबसे आसान क्वेश्चन होते हैं और बच्चे इसी में कंफ्यूज हो जाते हैं, ठीक है। चलो आगे देखो, क्वेश्चन नंबर 26, 1 मोल ऑफ सिमेट्रिकल एल्केन ऑन ओजोनोलिसिस। अच्छा, सिमेट्रिकल एल्केन
पहली बात तो ये पहली बात तो ये मिसप्रिंट हुआ है। पूछो कैसे? ओजोनोलिसिस एल्केन का नहीं होता है, ओजोनोलिसिस किसका होता है? एल्कीन का होता है। तो क्या बोलेगा वो? 1 मोल ऑफ सिमेट्रिकल एल्कीन ऑन ओजोनोलिसिस गिव्स 2 मोल्स ऑफ एल्डिहाइड। यहां पर कीवर्ड क्या हो गए? सिमेट्रिकल एल्कीन है, तो कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन तो बना ही लूं, ठीक है? और सिमेट्रिकल है, मतलब दोनों साइड बराबर बराबर नंबर ऑफ कार्बन जुड़े होना जरूरी है। gives 2 moles of aldehyde having molecular mass of 44 U। ये जब क्या कर रहा है? ओजोनोलाइसिस कर रहा है, तो बेटा 2 मोल्स ऑफ एल्डिहाइड बना रहा है, जिसका मॉलिक्यूलर मास दिया हुआ है 44 यूनिफाइड मास, ठीक है? द एल्कीन इज, अब बेटा उसने यहीं पर ही दम तोड़ दिया। कैसे दम तोड़ दिया? सिमेट्रिकल एल्कीन है ना? क्या 1 ब्यूटीन सिमेट्रिकल एल्कीन है? CH2 डबल बॉन्ड CH CH2 CH3। क्या यहां डबल बॉन्ड के दोनों तरफ बराबर बराबर कार्बन है? नहीं है, हटा दो आंसर, ऑप्शन ही नहीं है। प्रोपीनाओ CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, क्या यहां पर डबल बॉन्ड के दोनों तरफ बराबर बराबर हैं? क्या यहां पर डबल बॉन्ड के दोनों तरफ बराबर बराबर हैं? नहीं है, हो ही नहीं सकता ये। अब बचता है इथीन। इथीन CH2 डबल बॉन्ड CH2। सर ये है सिमेट्रिकल एल्कीन, ठीक है तो है। ये ओजोनोलिसिस करने पर बनाएगा 2 मोल्स ऑफ HCHO। क्या बनाएगा? 2 मोल्स ऑफ HCHO। इसका मास कितना होगा बेटा? मतलब एक का मास निकालना है, क्योंकि वो बोल रहा है ना हैविंग अ मॉलिक्यूलर मास ऑफ 44 U, हर एक एक का। तो बेटा दो हाइड्रोजन है तो 2, एक कार्बन 12, एक ऑक्सीजन 16, 16 12 30 28 28 और 2 30, कितना आ रहा है इसका? 30। तो सीधी सी बात है, ये ऑप्शन भी आपका नहीं हो सकता। पर वहीं अगर मैं देखूं 2 ब्यूटीन को, 2 ब्यूटीन क्या होता है बेटा? CH3 CH डबल बॉन्ड CH CH3। इसका जब आप ओजोनोलाइसिस करवाओ, तो बस एक ट्रिक बता दे रहा हूं, बीच से डबल बॉन्ड को तोड़ दो और डबल बॉन्ड को रहने भी देना, और दोनों साइड ऑक्सीजन जोड़ देना। क्या बोल रहा हूं मैं? बीच में से डबल बॉन्ड को तोड़ो, डबल बॉन्ड को रहने भी दो, और दोनों साइड ऑक्सीजन जोड़ दो, तो वो क्या बनाएगा बच्चों? CH3 CHO के 2 मोल्स। अब इसका मास देखते हैं हम लोग कितना आ रहा है। क्या 44 U आ रहा है? बेटा यहां पर कितने हो गए? 2 कार्बन हो गए, 2 कार्बन का 24, 4 हाइड्रोजन हो गए, 4 हाइड्रोजन का 4, ऑक्सीजन का हो गया 16, ठीक है? तो बेटा 24 प्लस 4 28, 28 और 16 ऑब्वियसली बेटा कितना होता है ये? 44, ठीक? तो ऑप्शन बी विल बी योर राइट आंसर। तो बेटा जो ये वाली चीज है ना, इससे भी आपके आंसर्स आते हैं। तो जब हम लोगों को एग्जैक्ट अप्रोच नहीं पता है, तो हम थोड़ा सा ट्रिक लगाकर, दिमाग लगाकर भी चीजों को सॉल्व इजीली कर सकते हैं, ठीक है? आगे देखो, एल्कोहलिक कंपाउंड रिएक्ट्स। अब बेटा ये हम जानते हैं अल्कोहल जो है वो न्यूक्लियोफाइल और इलेक्ट्रोफाइल दोनों जैसे बिहेव करता है, तो ऑप्शन बी विल बी द राइट आंसर। बेंजीन डायजोनियम क्लोराइड रिएक्ट विद फिनॉल। अच्छा ठीक है, अभी देख ले रहे हैं। बेंजीन डायजोनियम क्लोराइड पहले बना लेता हूं मैं। रिएक्ट्स विद फिनॉल, ठीक है? in which phenol molecule attacks para position of phenol to form para hydroxy azobenzene, ठीक।
यानी कि वो ये रिएक्शन की बात कर रहा है। ये HCl बाहर कर दो और जो बन जाए उसको बना दो। ऑरेंज डाई है। कौन सी रिएक्शन है बेटा? ये है कपलिंग रिएक्शन। ऑप्शन डी विल बी द राइट आंसर। ये कौन सी रिएक्शन है? ये है कपलिंग रिएक्शन। क्यों? कपल हो गए ना, ये कपल हो गए ना, एजोडाई फॉर्मेशन है बेटा ये। चलो देखो, अब अगला क्वेश्चन नंबर 29। वो बोलता है बीटा प्लीटेड शीट स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन शो मैक्सिमम एक्सटेंशन। हाँ, ये बिल्कुल सही है। सबसे ज्यादा एक्सटेंशन कौन दिखाता है? बीटा प्लीटेड शीट दिखाता है। ठीक है। सेकेंडरी स्ट्रक्चर के दो टाइप हैं और इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग प्रेजेंट इन देम। हाँ बिल्कुल, ये भी सही है। पर इसलिए वो मैक्सिमम एक्सटेंशन दिखाए क्योंकि उसके अंदर हाइड्रोजन बॉन्डिंग है। दिस इज नॉट द रीजन। ये सही है लेकिन ये एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा है। ऑप्शन बी विल बी द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 30 पढ़ते हैं। फॉर्मिक एसिड रिड्यूसेस टॉलरेंस रिएजेंट, हमने अभी पढ़ा था, करता है, सही है। कंपाउंड्स कंटेनिंग CHO ग्रुप रिड्यूसेस टॉलरेंस रिएजेंट, ये भी हमने पढ़ा था, करते हैं। एल्डिहाइड करते हैं पर कीटोन नहीं करेंगे। तो दोनों सही हैं लेकिन यहां पर भी रीजन तो करेक्टली एक्सप्लेन नहीं कर रहा है ना बेटा। ठीक, आगे देखो। क्वेश्चन नंबर 31। पैरा डाइक्लोरोबेंजीन इज लेस soluble in organic solvent देन कॉरेस्पॉन्डिंग ऑर्थो आइसोमर। हाँ बेटा, ये बिल्कुल सही कह रहा है। पैरा वाले जो हैं वो लेस soluble होते हैं। ठीक है। अब ऑर्थो डाइक्लोरोबेंजीन इज पोलर वाइल पैरा डाइक्लोरोबेंजीन इज नॉट। हाँ, पैरा डाइक्लोरोबेंजीन क्यों पोलर नहीं है? तो बेटा सिमेट्री है। ये जितना ऊपर खींच रहा है ये उतना नीचे खींच रहा है। तो ये एक दूसरे की पोलैरिटी क्या कर रहे हैं? कैंसिल आउट कर रहे हैं। तो ये दोनों बोल तो सही रहे हैं लेकिन चूंकि पोलैरिटी नहीं है इसीलिए लेस सॉल्युबल है। ठीक है, चूंकि पोलैरिटी नहीं है इसीलिए लेस सॉल्युबल है। तो बेटा हाँ, अब भाई देखो, हमारा जहां पोलैरिटी ज्यादा होगी वहीं पर ही तो आपका ऑर्गेनिक सॉल्वेंट देखो बेटा, पोलर सॉल्वेंट्स की बात तो कर नहीं रहा है, ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स की बात कर रहा है ना। तो यहां पर ये भी सही है लेकिन ये करेक्टली उसको एक्सप्लेन कर रहा है, ये वाली चीज सही नहीं है। इसलिए ऑप्शन बी विल बी द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 32, यानी कि यहां पर आपने पूरे दो पेपर्स के MCQ सॉल्व कर लिए। ठीक है, आगे बढ़ रहे हैं। देखो बेटा क्या बोल रहा है। वो बोल रहा है एडिशन रिएक्शन ऑफ वाटर टू ब्यूट वन इन एसिडिक मीडियम यील्ड्स ब्यूट वन ऑल। हाँ, नहीं 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 नहीं, रुको जरा, करके देख सकते हैं। एडिशन रिएक्शन ऑफ वाटर टू ब्यूट वन इन, है ना, ब्यूट वन इन बना लेते हैं अपन लोग। CH3 CH2 CH डबल बॉन्ड CH2। ठीक है, और एसिडिक मीडियम में वाटर का एडिशन करवा रहे हैं, किसमें? एसिडिक मीडियम में। ठीक है, चलो देखो बेटा, जब एसिडिक मीडियम होती है तो कौन सा रूल लगता है? मार्कोनिकॉव्स रूल लगता है। यानी कि यहां पर ये हो जाएगा पार्शियल नेगेटिव, ये हो जाएगा पार्शियल पॉजिटिव। और मार्कोनिकॉफ रूल क्या कहता है? नेगेटिव पार्ट ऑफ एडेंडम विल गो टू दैट कार्बन एटम विच इज हैविंग लेसर नंबर ऑफ हाइड्रोजन ऑन इट। तो नेगेटिव वाला पार्ट किसके पास जाएगा? इसके पास जाएगा। इसको अगर इसके पास नेगेटिव आ रहा है तो खुद में क्या होना चाहिए? पॉजिटिव। तो ये वाला बॉन्ड कहां चला जाएगा? यहां चला जाएगा। तो ये हो जाएगा पार्शियल नेगेटिव। ठीक है, तो वो क्या बनाएगा? वो बनाएगा CH3 CH2 CHOH CH3। एडिशन रिएक्शन ऑफ वाटर टू ब्यूटेन इन एसिडिक मीडियम यील्ड्स ब्यूटेन वन ऑल। नहीं, वो दे रहा है ब्यूटेन टू ऑल। तो जब हमारा असर्शन ही गलत है तो ऑप्शन डी विल बी योर राइट आंसर। आई बात समझ में?
अब बारी आती है बेटा क्वेश्चन नंबर 33 की। ठीक है, अब इन which of the following molecule carbon atom marked with asterisk sign is asymmetric? asymmetric क्या होता है बेटा? मतलब all four different groups are attached on कार्बन एटम। कार्बन एटम पे चारों अलग अलग ग्रुप जुड़े हैं। ठीक है, पहले वाले पे चारों जुड़े हैं, बिल्कुल है एसिमेट्रिक। दूसरे वाले पे भी चारों अलग अलग हैं, बिल्कुल है एसिमेट्रिक। और इस पर भी चारों अलग अलग जुड़े हैं, बिल्कुल है एसिमेट्रिक। इस पर बेटा ये दो हाइड्रोजन सेम सेम हो गए ना, तो ये एसिमेट्रिक नहीं है। तो एबीसी विल बी और करेक्ट आंसर, ऑप्शन बी विल बी द राइट आंसर। ठीक है, 34। Proteins are found to have two different types of secondary structure, namely alpha helix and beta pleated sheet। हम बिल्कुल सही बोल रहा है। अल्फा हेलिक्स स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन इज स्टेबलाइज्ड बाय। तो बेटा अल्फा हेलिक्स प्रोटीन जो है वो हाइड्रोजन बॉन्ड से स्टेबलाइज होता है, इसी को आपको याद रखना है। आगे देखो, एन ऑर्गेनिक कंपाउंड एक्स इज ऑक्सीडाइज्ड बाय यूजिंग एसिडिफाइड। अच्छा याद रहे, ऑर्गेनिक कंपाउंड एक्स है। ठीक, चलो देखो, ऑक्सीडाइज कर रहे हैं एसिडिफाइड पोटेशियम डाइक्रोमेट से, मतलब K2Cr2O7 और H2SO4 से। ठीक है, ठीक। द प्रोडक्ट ऑब्टेन्ड रिएक्ट्स विथ फिनाइल हाइड्राजीन बट डज नॉट आंसर द सिल्वर मिरर टेस्ट। मतलब ये जो, चलो मान लो Y बना रहा है, अगर ये क्या बना रहा है, अगर ये कोई Y बना रहा है तो वो Y जो है वो फिनाइल हाइड्राजीन से तो रिएक्ट कर रहा है। और फिनाइल हाइड्राजीन मतलब NH2NH C6H5, इससे तो रिएक्ट कर रहा है। इसका मतलब क्या निकला कि उसके पास में कार्बोनिल ग्रुप तो है, ये वाला ग्रुप तो है, बट डज नॉट आंसर सिल्वर मिरर टेस्ट। मतलब टॉलेंस रिएजेंट टेस्ट वो नहीं दे रहा है, मतलब डेफिनेटली वो क्या है, कोई कीटोन है। क्या है वो, कोई कीटोन है। तो बेटा यहां पर तो 2 डिग्री अल्कोहल दिया हुआ है, देखो CH3 CH OH CH3। ठीक है, यहां 1 डिग्री अल्कोहल दिया हुआ है, CH3 CH OH और H। यहां एल्डिहाइड दिया, एल्डिहाइड तो देता ही नहीं है, तो ये वाला ऑप्शन तो गलत ही कर दो। अब इनमें से किसका ऑक्सीडेशन करके मेरे को कीटोन मिलेगा? तो बेटा इसका ऑक्सीडेशन करूंगा अगर मैं, तो पता है वो क्या देगा, CH3CHO, जो ऑप्शन सी है। तो ये वाला भी आपका नहीं देगा। लेकिन जब इसका ऑक्सीडेशन करूंगा तो ये 2 डिग्री वाला पार्ट का जो कार्बन है वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, कार्बोनिल ग्रुप में। कीटोन आ गया, तो ऑप्शन ए विल बी द राइट आंसर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 36 की तरफ बढ़ते हैं बेटा। चलो देखो, कैनिजारो रिएक्शन इज नॉट गिवन बाय, जिसके पास अल्फा हाइड्रोजन है। तो बेटा अल्फा हाइड्रोजन के पास किसके पास है, ये साफ साफ दिख रहा है, ऑप्शन ए है ना। बेंजल्डिहाइड में नहीं है, HCHO में नहीं है, उसमें भी अल्फा हाइड्रोजन नहीं है। 37, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन इज 50% कंप्लीटेड इन 1.26 into 10 का पावर 14 सेकेंड्स। ठीक है, ठीक है, 50% कंप्लीट हो रही है, मतलब उसने हाफ लाइफ दे दी बेटा। क्या दे दिया, हाफ लाइफ 1.26 into 10 का पावर 14 सेकेंड्स। हाउ मच टाइम वुड इट टेक फॉर 100% कंप्लीशन? कितना टाइम लगाएगी कि वो 100% कंप्लीट हो जाए। ठीक है, और एक फर्स्ट ऑर्डर की रिएक्शन है, तो यहां से रेट कांस्टेंट क्या आ जाएगा, 0.693 डिवाइडेड बाय T हाफ,
और वही बराबर किसके होता है इक्वेशन के 2.303 अपॉन टी टाइम लॉग ऑफ ए अपॉन ए माइनस एक्स, है ना। और 100% कंप्लीट हो रहा है, मतलब ए भी आपका 100 है, ए माइनस एक्स भी 100 है। तो बेटा तो बेटा यहां से हमें क्या पता लग रहा है, वो उठाकर क्या हो जाएगा, वो उठाकर कैंसिल हो जाएगा, वो उठाकर कैंसिल हो जाएगा। ये भी 100, ये भी 100, इसलिए कैंसिल हो गया। ये क्या आ गया, log 1 आ गया। और log 1 क्या होता है, log 1 इज 0, log 1 इज 0, है ना। तो बेटा जब 0 आ रहा है तो यहां से अगर टाइम निकालें, देखो टाइम क्या आएगा, टाइम आएगा टी हाफ डिवाइडेड बाय 0.693, ठीक है, और 2.303, और उठाकर क्या आ जाएगा, log 1 आ जाएगा आपका क्या, 0। यहाँ log 1 क्या आ जाएगा, 0। तो टाइम डेफिनेटली आपका आ जाएगा 1/0 के आसपास, तो 1/0 इज इनफाइनाइट। तो 100% कंप्लीशन के लिए कितना लगेगा उसको, इनफाइनाइट टाइम, ठीक है। आगे देखो, अब हाइपरटोनिक, हाइपोटोनिक, आइसोटोनिक और इलेक्ट्रोलाइट, और मैंने कहा था मैच द फॉलोइंग का एक क्वेश्चन तो हमेशा आपको देखने को मिलेगा ही, और इनके बाहर आपको देखने को नहीं मिलेंगे आपके बोर्ड में एक भी कोई भी आपका एमसीक्यू, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 38 देखो, हाइपरटोनिक, तो बेटा वो क्या होते हैं, विच आर दे आर सॉल्यूशन हैविंग हायर ऑस्मोटिक प्रेशर देन द सॉल्यूशन। तो हाइपर वर्ड से है ना, हाइपर मतलब ज्यादा, तो ऑप्शन ए का हो गया 2, हैविंग हाइपर, हायर। हाइपो जिनके पास लोअर हो, तो बी का हो गया 3। तो ए का 2, बी का 3, ए का 2, बी का 3, ए का 2, बी का 3 कहां कहां दिया है, केवल एक ही ऑप्शन में देके रखा हुआ बेटा, ऑप्शन डी विल बी द राइट आंसर। ए का 2, बी का 3 केवल वही दिया हुआ है, ठीक है। चलो देखो, क्वेश्चन नंबर 39, कार्बन क्लोरीन बॉन्ड इन क्लोरोबेंजीन इन कंपैरिजन टू कार्बन क्लोरीन बॉन्ड इन मिथाइल क्लोराइड इज, ठीक है। तो कार्बन क्लोरीन इन क्लोरोबेंजीन, तो बेटा क्लोरोबेंजीन की बात करूं तो बेटा बेंजीन एक सेल्फ इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है, बेंजीन एक इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है। तो वो पता है क्या करेगा, इसके ऊपर से लोन पेयर वो अपने पास ले लेगा, डबल बॉन्ड बना लेगा। क्या करेगा, इससे क्या होगा, पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर अराइज हो जाएगा। और हम जानते हैं डबल बॉन्ड की लेंथ जो होती है वो शॉर्टर होती है, शॉर्टर होती है और स्ट्रोंगर होती है, ठीक है। तो शॉर्टर एंड स्ट्रोंगर एक ही जगह देके रखा हुआ है बेटा, सीधी सी बात है, ऑप्शन डी विल बी द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 40, द परसेंटेज ऑफ निकल इन द एलॉय स्टील दैट इज यूज्ड फॉर मेकिंग पेंडुलम इज, तो बेटा 36% है, उसको उठाकर आप याद कर लो कितना होता है पेंडुलम बनाने में निकल का यूज, 36%। क्वेश्चन नंबर 41, फॉर एंडोथर्मिक रिएक्शन where del H represents the enthalpy of the reaction in kilojoule per mole, the minimum value for the energy of activation will be। तो बेटा हमेशा ध्यान रखना, देखो जब भी एंडोथर्मिक रिएक्शन है जहां पे डेल एच ऑब्वियसली आपका एंथैल्पी रिप्रेजेंट करता है, तो एक्टिवेशन एनर्जी की जो वैल्यू रहेगी वो ज्यादा होनी चाहिए एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन से। एक्टिवेशन एनर्जी हमेशा ज्यादा होनी चाहिए, मिनिमम वैल्यू भी जो है उसकी ज्यादा होनी चाहिए, किससे, एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन से, ठीक है। इसको ध्यान रखना बेटा, देखो कीवर्ड्स बता दे रहा हूं, एंडोथर्मिक रिएक्शन में, एंडोथर्मिक रिएक्शन में जो मिनिमम एक्टिवेशन एनर्जी है वो ज्यादा होनी चाहिए एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन से, एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन से वो हमेशा ज्यादा होनी चाहिए, ठीक है। आगे, ऑक्साइन्स आर फॉर्म्ड
बाय द रिएक्शन ऑफ एल्डिहाइड कीटोन्स विथ। तो बेटा ये तो हाइड्राजीन है तो बनाएगा हाइड्राजोन। अमोनिया से तो बनता है बेटा आपका यूरोट्रोपिन बन जाएगा, है ना। एसिटिल आपका ये बन जाएगा एसिटिल एसिटल्डिहाइड अमोनिया बन जाएगा, डायएसीटोन डायएसीटोनामाइन बन जाएगा, है ना। तो वो बनाएगा नहीं, ये फिनाइल हाइड्राजीन और फिनाइल हाइड्राजोन बनाएगा। बेटा हाइड्रोक्सिल अमीन से जब आप रिएक्शन करवाते हो एल्डिहाइड कीटोन की, तो वो बनाता है ऑक्साइम्स। एक करवा के भी दिखा देता हूं। CH3CHO, NH2OH, H2O बाहर, और ये बनाएगा बेटा क्या, CH3CH डबल बॉन्ड NOH। सर आपने ऐसा क्यों बनाया? क्योंकि बेटा अगर मैं इसको इस तरीके से रिप्रेजेंट करूं, CH3CH डबल बॉन्ड N और OH, तो ये सिन एंटी वाले फॉर्म हो जाएंगे। जब OH और H एक ही जगह हो तो बोलना है ये सिन फॉर्म है, और जब OH और H एंटी क्लॉकवाइज हो तो बोलना ये एंटी फॉर्म है। ठीक है। और बनेगा क्या, यहां पर इसका नाम क्या था, ये था आपका बेटा एसिटिल्डिहाइड, तो ये हो जाएगा बच्चों आपका एसिटिल्डोक्साइन। ये हो जाएगा आपका एसिटिल्डोक्साइन। तो ये पता लग गया हाइड्रोक्सिल अमाइन ही बनाता है आपका ऑक्साइन। क्वेश्चन 43, फिनाइल हाइड्राजीन दिया हुआ है, ऑन हीटिंग विथ क्लोरोफॉर्म एंड एल्कोहलिक KOH गिव्स अ फाउल स्मेल। जब फाउल स्मेल आ गई ना, जब फाउल स्मेल आ गई, नहीं वो फिनाइल हाइड्राजीन नहीं दिया है बेटा, वो बेंजाइलामाइन दिया है। फिनाइल हाइड्राजीन क्या होता है, फिनाइल हाइड्राजीन होता है बेंजीन पर NH और फिर NH2, है ना। तो ये हमारा दिया हुआ है बेंजाइलामाइन। ठीक, देखो बेटा, CH2 और NH2, ठीक है। अब ये रिएक्ट किससे कर रहा है, 3KOH प्लस CHCl3। इस रिएक्शन को तुम्हें तुरंत याद आ जाना चाहिए था बेटा, ये रिएक्शन की बात कर रहा है कार्बिलामाइन रिएक्शन। और कार्बिलामाइन रिएक्शन को एक टेस्ट भी बोलते हैं। क्या होता है वो, आइसोसाइनाइड टेस्ट, जिसमें क्या निकलती है, फाउल स्मेल। और आइसोसाइनाइड टेस्ट क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि NC बनता है, तो ऑप्शन ए तो वैसे ही हो गया, लेकिन फिर भी रिएक्शन क्या होगी वो लिख के बता देता हूं मैं आप लोगों को। देखो बेटा, ये 3K और ये 3Cl, 3KCl बाहर हो रहे हैं, -3KCl लिख दिया मैंने, ठीक है। अब दो हाइड्रोजन, दो, तीन और दो, पांच हाइड्रोजन, पांच और एक, छह हाइड्रोजन, छह हाइड्रोजन और तीन ऑक्सीजन, छह हाइड्रोजन तीन ऑक्सीजन, 3H2O बाहर, बच एक कार्बन रहा है, उठाकर आके नाइट्रोजन पे जोड़ देना बेटा, और वही आपका आंसर रहेगा। देखो वही आपका बच्चों आंसर रहेगा, CH2NC बन गया बेटा, बन गया। ये क्या बन गया, आइसोसाइनाइड बन गया बेटा, और यही फाउल स्मेल देता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 44, आउट ऑफ द फॉलोइंग द स्ट्रॉन्गेस्ट बेस इन एक्वस सॉल्यूशन। ठीक, सारे मिथाइल मिथाइल देके रखे हैं, देखो मिथाइल मिथाइल मिथाइल, और ये तो एनिलीन है, ये तो बेचारा बिल्कुल ही कम बेसिक रहता है, ठीक है, सबसे सस्ता बेस वही है। तो इनमें सबसे अच्छा कौन सा है, तो एक्वस सॉल्यूशन में दो इफेक्ट लगते हैं, एक लगता है बेटा इंडक्टिव इफेक्ट, एक लगता है इसी के साथ में सॉल्वेशन इफेक्ट। ये किस केस की बात कर रहा हूं, जब केवल मिथाइल ग्रुप देके रखा हुआ हो, और वहीं लगते हैं इंडक्टिव इफेक्ट
और साथ में सॉल्वेशन इफेक्ट, और साथ में हाइपर कॉन्जुगेशन, नहीं सॉरी, स्टेरिक हिंड्रेंस। क्या बोल क्या रहा हूं मैं, कहां से आया दिमाग में हाइपर कॉन्जुगेशन। स्टेरिक हिंड्रेंस कब, जब ग्रुप देके रखा हुआ है ग्रेटर देन मिथाइल। जब ग्रुप देके रखा हुआ है ग्रेटर देन मिथाइल, है ना। सर आपने ये दोनों केस क्यों पढ़ा है, क्योंकि बेटा यहां पर तो मिथाइल मिथाइल की बकवास कर रहा है। अगर इथाइलामीन डाइथाइलामीन ट्राइथाइलामीन दे देगा तो क्या करोगे। तो हमको अभी से कॉन्सेप्ट क्लियर हो गए ना, तो फिर हमें दिक्कत नहीं जाएगी। तो जब केवल मिथाइल दिया हो तो 2 डिग्री, 1 डिग्री, 3 डिग्री, अमोनिया, और उसके बाद फिर एराइल वाले, बात की बात है, मतलब बेंजीन वाले। जब 3 डिग्री आ जाएगा, जब सॉरी जब ये मिथाइल से बड़ा आ जाएगा तो 3 डिग्री पहला आ जाएगा। 2 डिग्री, 3 डिग्री, 1 डिग्री, अमोनिया, और फिर एराइल वाले। 2 डिग्री दोनों ही कंडीशन में सबसे ज्यादा है, तो डाई मिथाइलामीन विल बी द राइट आंसर। क्वेश्चन 44 का लग गया आपका बी। अब आ गया क्वेश्चन 45, यानी कि बेटा वापस असर्शन रीजन, यानी कि आपका तीसरा सैंपल पेपर भी यहां पर डॉट खत्म हो रहा है 1 घंटे 11-12 मिनट, यानी कि हम इसको खत्म कर देंगे 1 घंटे 15 मिनट में। ठीक, तो हमारी स्पीड क्या चल रही है अभी, 45, मतलब आपका 60 और 15 75 मिनट, यानी कि अपन लोग हर 25 मिनट में एक खत्म करते चल रहे हैं। ठीक है, 16 क्वेश्चन 25 मिनट में, ये अपन बात इतनी कर रहे हैं ना इसलिए ऐसा, नहीं तो तुम लोग जब सॉल्व करोगे तो 16 मिनट में 16 क्वेश्चन तो हो जाने चाहिए। ठीक है, सेक्शन ए खत्म हो जाना चाहिए। अब वो बोलता है बेटा क्वेश्चन 45 कि द न्यूली फॉर्म्ड आरएनए डिक्टेट्स सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन एट द राइबोसोम। न्यूली फॉर्म्ड आरएनए डिक्टेट्स द सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन एट द राइबोसोम। हाँ, ये बिल्कुल सही बोल रहा है। और डीएनए डबल हेलिकल स्ट्रक्चर, हाँ है, और आरएनए सिंगल स्ट्रैंडेड स्ट्रक्चर। देखो, अब अगर तुम लोग बायो वाले बच्चों ने तो तुम कहोगे नहीं सर हमने तो पढ़ा है आरएनए भी डबल स्ट्रैंडेड हो जाता है। ठीक है, तुम याद करो आरएनए इंटरफेरेंस वाली चीज, वहां पर डबल स्ट्रैंडेड आरएनए बना देते हैं, है ना। तो बेटा लेकिन इन जनरल हम क्या बोलते हैं, मैथ्स वाले बच्चों की बात करें बेचारों की, अब अपन तो बायो वाले बच्चे हैं तो अपने को मालूम है कि आरएनए भी डबल स्टैंडर्ड होता है। तो तुम इसको रीजन को गलत बोल सकते हो। ठीक है, पर हम बात करते हैं इन जनरल की, हम बात करते हैं इन जनरल की। तो इन जनरल द डीएनए इज डबल हेलिकल एंड आरएनए इज सिंगल स्ट्रैंडेड। तो केमिस्ट्री में ऐसा ही है। ठीक, तो ये भी सही बोल रहा है, पर क्या ये कारण है ना। ऑप्शन बी विल बी द राइट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट, ऑक्सीडेशन ऑफ कीटोन इज इजियर देन एल्डिहाइड। ऑक्सीडेशन ऑफ कीटोन इज इजियर देन एल्डिहाइड। अच्छा, सही में? नहीं भाई नहीं भाई, बिल्कुल नहीं, क्योंकि ऑक्सीडेशन ऑफ कीटोन में तो लगता है पोपोफ रूल वाली चीज लगेगी। एल्डिहाइड का आसान है, इथेनॉल है इथेनोइक एसिड, प्रोपेनॉल है प्रोपेनोइक एसिड, ब्यूटेनॉल है ब्यूटेनोइक एसिड, लेकिन पोपोफ रूल कहां लगता है, कीटोन वाले में। तो यहां तो असर्शन ही गलत हो गया, तो पढ़ना ही नहीं है भाई। आगे देखो 47, alkyl benzene is not prepared by Friedel-Crafts alkylation of benzene। अब क्या बोल रहा है वो, alkyl benzene is not prepared by Friedel-Crafts alkylation of benzene। अच्छा, यानी कि वो बोल रहा है फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन ऑफ बेंजीन, यानी कि बेंजीन दिया हुआ है और मैं ऐसा कुछ लेकर आऊं, एनहाइड्रस AlCl3 प्रेजेंस में, तो एल्काइल बेंजीन इज नॉट प्रिपेयर्ड। किसने बोला भाई, किसने बोला भाई, किसने बोला। बिल्कुल बनेगा एल्काइल बेंजीन।
बिल्कुल बनेगा एल्काइल बेंजीन। लेकिन अगर वो बोलता एल्काइल बेंजीन इज नॉट प्रिपेयर्ड बाय प्रोडक्ट ऑफ एसाइलेशन, तो नहीं बनता, है ना। तो असर्शन ही आपका गलत है बेटा, तो आगे हमको कुछ पढ़ना ही नहीं है। तीसरा खत्म, चौथे पे आते हैं असर्शन रीजन के। ग्लिसरॉल डज नॉट रिएक्ट विद एचआई। ठीक है, क्या बोल रहा है, ग्लिसरॉल डज नॉट रिएक्ट विद एचआई। बेटा बिल्कुल करता है एचआई से रिएक्ट, बिल्कुल करता है एचआई से रिएक्ट, तो ये भी आपका गलत है। और ये गलत है तो ऑप्शन डी विल बी द राइट आंसर। ठीक है, यहां आपके बेटा 3 पेपर टोटल पूरे के पूरे खत्म हो जाते हैं। 3 पेपर क्या हो गए बेटा आपके, 3 पेपर आपके पूरे खत्म हो गए। ठीक, अब बात आती है, अब बात आती है आपके बचे हुए 2 पेपर, क्योंकि मैंने क्या बोला था आपको, 80 क्वेश्चंस के हम 4 पार्ट्स लेके आएंगे, ऐसे हम इन टोटल पूरे 320 एमसीक्यूज करने वाले हैं। देखो, decomposition of benzene diazonium chloride using Cu2Cl2 HCl to form chlorobenzene is, ये सैंडमेयर रिएक्शन है बेटा, क्योंकि वुड्स फिटिक में तो Rx प्लस बेंजीन एक्स है, फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन में तो बेटा एनहाइड्रस AlCl3 और आपका बेंजीन आ जाएगा, और फिंकेलस्टीन तो Rx प्लस Na वाली बात है, तो वहां पर तो कुछ सोचना ही नहीं है, सैंडमेयर रिएक्शन है। डीएनए फिंगरप्रिंट प्रिंटिंग मींस, डीएनए फिंगरप्रिंटिंग का मतलब आप क्या समझते हैं, क्या सीक्वेंसिंग ऑफ न्यूक्लियोटाइड इन डीएनए, नहीं। सीक्वेंसिंग ऑफ बेस प्रेजेंट इन डबल हेलिक्स, नहीं। इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग द यूनिक सीक्वेंसेस ऑफ बेसिस ऑफ डीएनए फॉर अ पर्सन। डीएनए फिंगरप्रिंटिंग, अब मैं थोड़ा सा, मेरी उम्र हो गई, नहीं मतलब बुढ़ा नहीं हो गया, मतलब आई एम 34। ये इसलिए बता रहा हूं क्योंकि तुम लोगों ने एक पिक्चर नहीं देखी होगी, रूप की रानी और चोरों का राजा, अनिल कपूर, जैकी श्रॉफ, श्रीदेवी और अनुपम खेर, इनकी पिक्चर थी। अनुपम खेर वॉज विलन, तो डबल रोल था अनुपम खेर का, एक होता है शायद चीफ मिनिस्टर, एक होता है कोई उसका जुड़वा भाई जो कि विलन होता है। तो अपने ही चीफ मिनिस्टर वाले भाई को वो किडनैप कर लेता है और खुद चीफ मिनिस्टर बन जाता है। ठीक है, तो ये मैं इसलिए बता रहा हूं क्योंकि आखिरी में जैकी श्रॉफ बोलता है उसी चीफ मिनिस्टर से, ठीक है साहब, वो जो विलन वाला चीफ मिनिस्टर है, जो झूठा है ना, कि सर हमने उनका साइन लिया हुआ था, उनका फिंगरप्रिंट है, आप भी दे दीजिए, हम तुरंत पकड़ लेंगे कि आप असली वाले हो कि नकली वाले हो। तो जैसे वो क्या, फिर वो एकदम सबको गोली चलाना, मतलब बंदूक पे रख लेता है कि नहीं साहब, अपना असली राज वो दिखा देता है। डीएनए फिंगरप्रिंटिंग से जुड़वे भाई तक को आप अलग कर सकते हो। कैसे, यूनिक सीक्वेंसेस होते हैं हमारे डीएनए में, बहुत सारे हैं, मिनी सैटेलाइट, वीएनटीआर, खैर ये सब जान दो, मैथ्स वाले बच्चे वैसे ही बोलेंगे सर रहने दो, हमें केमिस्ट्री पढ़ना ही नहीं है, इसलिए जान दो, कोई टेंशन नहीं। ठीक है, इतना समझ लो, यूनिक सीक्वेंसेस को आइडेंटिफाई करता है। ऑप्शन सी सही आंसर है बेटा, रिगार्डिंग द यूनिक इम्प्रिंट्स नहीं, यूनिक सीक्वेंसेस ऑफ बेसिस। ठीक है, अब इम्प्रिंट्स ऐसा नहीं है, यहाँ इम्प्रिंट्स का मतलब ये है कि जैसे देखो मेरे, ये दिख रहा है अंगूठा, अब इसमें क्या कैसा क्या है, इसका इम्प्रिंट कैसा है, उसको नहीं देखते ये लोग, है ना। चलो देखो, which of the following reagents can be used to oxidize primary alcohol to aldehyde। ठीक है भाई, प्राइमरी अल्कोहल को एल्डिहाइड बनाना है हमको, प्राइमरी अल्कोहल को क्या बनाना है, एल्डिहाइड बनाना है। CrO3 से बना सकते हैं, ऑल ऑफ दी से बाद में आएंगे। हीट एंड प्रेजेंस ऑफ कॉपर एट 573 केल्विन या 300 एटमॉस्फेयर प्रेशर बना सकते हैं। pyridinium क्लोरोकोमेट PCC बना सकते हैं। तो ऑप्शन ए विल बी द राइट आंसर। इनको मिटा देता हूं, नहीं तुम कंफ्यूज हो जाओ क्या लगाना है ना। ठीक है, इन सभी से आप बना सकते हो बेटा। द कंपाउंड फॉर्म्ड एज अ रिजल्ट ऑफ ऑक्सीडेशन ऑफ इथाइल बेंजीन बाय KMNO4, बेंजोइक एसिड है, मैं जरूरत भी नहीं है, क्यों, कैसे बेंजोइक एसिड नहीं दिया, हाँ दिया है, कैसे, चलो रिएक्शन क्या है बता देता हूं तुम लोगों को। इथाइल बेंजीन है ना भाई, CH2CH3, KMNO4 KOH आएगा, और बेंजीन पे COOK जोड़ देगा, प्रोटोनिक हाइड्रोलिसिस करवाएंगे, वो बना देगा बेटा आपका
बेंजोइक एसिड। ठीक है, चलो आगे देखो। होता क्या है, KMnO4 क्या करता है, बेंजीन पे कितने भी बड़ी एल्काइल चेन क्यों ना हो, वो सबको हटाकर COO के जोड़ देता है। द मेटाबॉलिज्म ऑफ हार्मोन इन ह्यूमन बॉडी इज एन एग्जाम्पल ऑफ। वाह बेटा वाह, मैं सलाम करता हूं ऐसे क्वेश्चन को। उसका कारण क्या है, ये डे टू डे लाइफ से पूछा हुआ क्वेश्चन है। जो भी मेटाबॉलिज्म होगा ह्यूमंस में, तुम एक बात समझो, एक तो जो खाया है तुमने, अब तुम बोलोगे हमने खाया सर, आज हमने रोटी सब्जी खाई। कोई बोले साहब हमने तो आज साहब वो खाया है क्या, दाल चावल खाए। कोई बोला साहब हमने तो आज नॉनवेज ही खाया है। कोई बोला साहब नहीं हमने तो आज मैगी खाई। कोई बोला हमने तो साहब आज नूडल्स खा लिए, पास्ता खा लिए। अल्टीमेटली तुमने खाया कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट्स, मिनरल्स, रफेज, मिनरल्स, विटामिन, न्यूक्लिक एसिड, ये सब खाया तुमने। तो होता क्या है, जब बॉडी में अंदर जाता है, ये इसे बोलते हैं सबस्ट्रेट, है ना, रिएक्टेंट मान लो चलो। ये जब जाएगा बॉडी में, तो इसके ऊपर एक एंजाइम आकर एक्ट करेगा। यानी कि एक मॉलिक्यूल हमारा सबस्ट्रेट हो गया, रिएक्टेंट, एक मॉलिक्यूल हो गया हमारा एंजाइम। तो दो दो की जरूरत है मेटाबॉलिज्म डाइजेशन के लिए। जब दो मॉलिक्यूल है, ऑब्वियसली बात है सेकेंड ऑर्डर इज द राइट आंसर। 53 का नहीं 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 नहीं, डाइजेशन नहीं बोल रहा है, वो कंप्लीट मेटाबॉलिज्म की बात कर रहा है। वो कंप्लीट मेटाबॉलिज्म की बात कर रहा है। तो वहां पर हाइड्रोलिसिस भी होगा। क्या होगा, हाइड्रोलिसिस होगा। देखो बेटा, आप जो भी सबस्ट्रेट लेते हो, उस सबस्ट्रेट का बॉडी क्या करती है, हाइड्रोलिसिस करती है, ताकि आपके फाइनल प्रोडक्ट मिला ले। क्या मिल जाए उसको, फाइनल प्रोडक्ट। ठीक है, जैसे प्रोटीन्स बना लेगा आपका, अमाइनो एसिड्स, ग्लूकोज बन जाएगा आपका कार्बोहाइड्रेट से, फैट्स बन जाएंगे आपके, फैटी एसिड्स और ग्लिसरॉल्स में कन्वर्ट हो जाएंगे। ठीक है, न्यूक्लिक एसिड को न्यूक्लियस भी डिसइंटीग्रेट कर देगा, तोड़ देगा, है ना। खैर, तो यहां पर सबस्ट्रेट तो है, एक मॉलिक्यूल तो है, लेकिन जब एसी साइड वाटर आता है, तो इसकी कंसंट्रेशन तो क्या होती है, कांस्टेंट होती है, जिसको हम कंसीडर नहीं करते हैं। तो ये स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर का एग्जांपल है बेटा। वो डाइजेशन की बात नहीं कर रहा, वो कंप्लीट मेटाबॉलिज्म की बात कर रहा है। हाँ, यहां पे जब डाइजेशन आ जाएगा, और मेटाबॉलिज्म ऑफ हॉर्मोन्स इन ह्यूमन बॉडी, ठीक है, वो स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर है। आगे देखो, मैच द आइटम्स गिवन इन कॉलम 1 विथ कॉलम 2। ऑस्मोटिक प्रेशर, ऑस्मोटिक प्रेशर, हाँ देखो बेटा, यहां पर साइंटिस्टों के नाम दे दिए हैं। यहां पर साइंटिस्ट के नाम दे दिए हैं। अब हमको साइंटिस्टों के नाम के साथ तो सर इतना हमें नहीं पता है, तो इतना ध्यान रखना, ऑस्मोटिक प्रेशर दिया था बेटा, कॉट्रल्स मेथड कहलाया जाता है। क्या कहलाते हैं ऑस्मोटिक प्रेशर को, कॉट्रल्स मेथड। नहीं 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 नहीं, ऑस्मोटिक प्रेशर है ना, आ, नहीं, कॉट्रल्स मेथड जो है, कॉट्रल्स मेथड ही तो बोलते हैं, ऑस्मोटिक प्रेशर कॉट्रल्स मेथड ही बोलते हैं शायद। क्योंकि जो बर्कले वाला है, बर्कले एंड हार्टले मेथड तो बेटा डिप्रेशन एंड फ्रीजिंग पॉइंट है ना, और एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट ओस्टवाल्ड एंड बॉकनर्स मेथड है। हाँ तो ठीक है ना, हाँ, ऑस्मोटिक प्रेशर कॉट्रल्स मेथड है, ये सही है। रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, अब चूंकि ये है ही, तो रास्ट मेथड ये होना चाहिए और ये होना चाहिए, मतलब ए का 1, बी का 2, सी का 3, डी का 4। ऐसा कहीं दिया है क्या कहीं, ए का 1, बी का नहीं, वो है ना, ए का 1, बी का 2, सी का 3, डी का 4। ये ध्यान रखना बेटा, ठीक है। अच्छा क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है। तुम कहोगे सर हमारी एनसीईआरटी में नहीं दिया है। एनसीईआरटी में एग्जैक्टली मैं तुम्हें लाइन नंबर नहीं बता सकता, लेकिन जब तुम डिप्रेशन एंड फ्रीजिंग पॉइंट पढ़ोगे ना, तो वहां आएगा इन साइंटिस्टों ने ये अप्रोच करी, तो ये आपका मिला। और ऑस्मोटिक प्रेशर बेटा ध्यान रखना, उसको हम कॉट्रल्स मेथड भी बोलते हैं, ठीक है। तो ये चीज इंपॉर्टेंट है, हमको याद होनी जरूरी है, ठीक। आगे देखो, अब
विच रिएजेंट विल यू यूज फॉर द फॉलोइंग रिएक्शन? ब्यूटेन है आपके पास में, बना रहा है 1 क्लोरोब्यूटेन और 2 क्लोरोब्यूटेन, तो बेटा क्लोरीन को ले आओ, यूवी लाइट की प्रेजेंस में कहीं दिया है? आयरन एंड डार्क नहीं होगा, NaCl नहीं होगा, ये दिया तो है क्लोरीन एंड यूवी लाइट, है ना? अब 56, कैटलिस्ट यूज्ड इन डेकिन्स प्रोसेस। डेकिन्स प्रोसेस में यूज होने वाला कैटलिस्ट, डेकिन्स प्रोसेस हम किसके लिए यूज करते हैं बताओ? कॉन्टैक्ट प्रोसेस फॉर सल्फ्यूरिक एसिड, ओस्टवाल्ड फॉर नाइट्रिक एसिड, डेकिन्स प्रोसेस फॉर जी हेलोजन वाले कंपाउंड के लिए, बिल्कुल सही। लेकिन आप कहोगे सर पी ब्लॉक तो हमारे सिलेबस में नहीं है, तो उसका हम CuCl2 डेकिन प्रोसेस कैटलिस्ट क्यों याद रखें? कोई बात नहीं, डी एंड एफ तो है। ऑल डी ब्लॉक एलिमेंट्स, ट्रांजिशन एलिमेंट्स आर गुड एलॉयज, तो उसका एग्जांपल पूछा जा सकता है बेटा, ठीक है? क्वेश्चन नंबर 57 पे ध्यान देते हैं बेटा। देखो, इफ द रिएक्शन 2A plus 3D derived product is first order with respect to A, ठीक है, मतलब रेट लिख लेता हूं K कंसंट्रेशन ऑफ A और D पर ही डिपेंड करेगी, ठीक है? A और D पर डिपेंड करेगी, इसके हिसाब से फर्स्ट ऑर्डर है, एंड सेकेंड ऑर्डर इन रिस्पेक्ट टू D, ठीक। द रेट लॉ विल हैव द फॉर्म, अरे ये तो हो गया, ये तो हो गया, है ना? ऐसे क्वेश्चन आ गए तो भैया तुम लोग को 16 में 16 आसानी से करके आने वाले हो। When ethanol is heated with फैलिंग सॉल्यूशन, ठीक है, इथेनॉल हीट हो रहा है फैलिंग सॉल्यूशन से, तो वो बताओ क्या प्रेसिपिटेट देगा? डी देगा, Cu2O देगा, क्या देगा? Cu2O देगा, ठीक है? कैसे करके दिखा देता हूं, देखो, CH3CHO, इसको ऐसे लिख देता हूं, चलो, CHO, वो बेटा 2CuO से रिएक्ट करता है, यहां पर वो +1 में है, ठीक ठीक, +1 में कैसे है? +2 में है, यहां पर वो +2 में है, कॉपर किस में है? +2 में है, ठीक है? चलो देखो, मतलब यहां पर वो क्यूप्रिक ऑक्साइड है, ठीक। अब बेटा 2 CuO आए थे, 2 ऑक्सीजन में से किसी एक ऑक्सीजन को उठाकर इसके पास भेज दो, तो एल्डिहाइड आपका ऑक्सीडाइज हो जाएगा और वो दूसरा बना लेगा Cu2O, ठीक है? मतलब क्यूप्रस में आ गया, यहाँ +2 था, यहाँ +1 में आ गया, तभी बेटा ये इसको ऑक्सीडाइज कर रहा है, तो हम बोलते हैं ये है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, और ऑक्सीडाइजिंग एजेंट जाकर खुद क्या हो जाता है? रिड्यूस्ड हो जाता है, ये रिएक्शन है और Cu2O मिलता है, इसलिए ऑप्शन डी विल बी द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 59, IUPAC नेम ऑफ द कंपाउंड गिवन बिलो। सर IUPAC नेम तो 100% आते ही आते हैं, पर आप मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में तो भैया हम लोग 3 सैंपलों पर कर चुके हैं, उसका चौथे में ला रहे हो। उसका कारण ये है बेटा, CBSE ने अपने सैंपल पेपर में भी पिछले कुछ सालों में अपने सैंपल पेपर में मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में इसको कम इंक्लूड करा है, कंपलसरी इसको 2 मार्क्स के क्वेश्चन में दे रहे हैं, ठीक है? जहां ऑप्शन नहीं लगा सकते वहां देना ही पड़ेगा नाम, ठीक है? इसको दे देते हैं, आसान है, कहीं से भी नंबरिंग कर सकते हैं, क्या नहीं? फंक्शनल ग्रुप जहां से पास में है यहां से नंबरिंग करेंगे, 1 2 3 4 5 6, 5 क्लोरोहेक्स-2-ओल, 5 क्लोरो-2-हेक्सेनॉल, 5 क्लोरोहेक्सेन-2-ओल, ये रहा, ठीक है? चलो आगे, क्वेश्चन नंबर 60, ठीक है? क्वेश्चन नंबर 60 ध्यान दो, विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड इज द वीकेस्ट ब्रॉन्स्टेड बेस? ठीक है भाई, अब ब्रॉन्स्टेड बेस बोलते क्या है किसको? सर हमें यही नहीं पता है, तो हम कैसे बता पाएंगे? एसिड बेस के कॉन्सेप्ट ना 3 थे, पहला था बेटा अर्हीनियस कॉन्सेप्ट। अर्हीनियस भाई साहब ये बोलते हैं कि साहब एसिड वो होता है जो H पॉजिटिव दे देता है, लेकिन बेस वो होता है जो OH नेगेटिव देता है। फिर आए साहब ब्रॉन्स्टेड लॉरी, तो ब्रॉन्स्टेड लॉरी साहब क्या बोलते हैं? एसिड वो होता है जो H पॉजिटिव दे देता है, मतलब जो अर्हीनियस ने बोला वो सही है, लेकिन ये बेस में बोलते हैं
बेस वो है जो H पॉजिटिव को ले लेता है। ठीक, फिर आते हैं ल्यूविस। ल्यूविस एसिड ये बोलते हैं जो लोन पेयर को एक्सेप्ट कर लेता है, और ल्यूविस बेस बोलते हैं जो लोन पेयर को डोनेट कर देता है। ये मैंने तुमको पूरा एसिड बेस का कॉन्सेप्ट समझा दिया। यहां वो बोल रहा है ब्रॉन्स्टेड बेस यानी कि H पॉजिटिव एक्सेप्टर की बात कर रहा है। ठीक है, और हमें बताना है विच इज द वीकेस्ट, हमें बताना है विच इज द वीकेस्ट। तो बेटा जहां डबल बॉन्ड, देखो ये साइक्लोहेक्सेनामाइन है, ये साइक्लोहेक्सेनॉल है, वो एनिलीन है, ये फिनॉल है। तो सीधी सी बात है, इसमें इसमें कुछ कॉन्सेप्ट ध्यान रखो इसमें बताने में। ब्रॉन्स्टेड बेस में कुछ कॉन्सेप्ट ध्यान रखो। पहला वाला, डबल बॉन्ड वाला वीक रहेगा, डबल बॉन्ड विथ रेजोनेंस। नंबर 2, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव। ये तुम जहां देख लो वो वीकेस्ट है। तो हमें ये पता है, ये ट्रिक है बेटा, ये सब ट्रिक्स है। ठीक है, अब इसके पीछे बहुत सारा हमें पढ़ना पड़ेगा, पूरा जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, लेकिन हम चीजों को ना अब आखिरी आखिरी में हम पूरा डेप्थ 11th 11th उड़ाकर नहीं पढ़ सकते। तो हम चीजों को दिमाग से याद रखेंगे, ट्रिक याद रखेंगे अब हम। तो जहां हमको ब्रॉन्स्टेड बेस वीक वाला मिलेगा, रेजोनेंस देख लेंगे, तो सीधी बात है ऑप्शन डी या सी बचता। मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव आती है फिर चीज, ऑक्सीजन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन आपका नाइट्रोजन, तो ऑप्शन डी विल बी द राइट आंसर। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 61, यानी कि यहां पर भी आपका चौथे का आखिरी आ चुका है, फोर्थ सैंपल पेपर का भी आपका लास्ट वाला पार्ट आ चुका है। 4 क्वेश्चन के बाद आपका 5वां सैंपल पर शुरू हो जाएगा, और अभी टाइम हो रहा है 1 घंटा 32 मिनट केवल। अच्छी स्पीड पे हैं हम लोग। अगले आधे घंटे में हम लोग 5 सैंपल पर पूरे सॉल्व कर लेंगे, यानी कि ना हम लोग 120 मिनट में 5 कर रहे हैं, यानी कि हम लोग 24 मिनट में 1 खत्म कर पा रहे हैं। सर इतना फास्ट कैलकुलेशन, जलवे हैं हमारे, तुम्हारे भी होंगे, सिंपल सी बात है। 25 जब 125, 5 कम कर दो 120, है ना। चलो वेलिन इज एसेंशियल अमाइनो एसिड। तो एसेंशियल अमाइनो एसिड को लिस्ट दे देता हूं, कहां परेशान हो गए, पूरी लिस्ट ही याद रख लो। एक ट्रिक ही बता देता हूं मैं, ठीक है। थ्रियोनीन, लाइसीन, आइसोल्यूसीन, ल्यूसीन, ट्रिप्टोफैन, मैथ्योनीन, वेलिन और फिनाइलएलेनीन। ठीक है, हिस्टिडीन और आर्जिनिन। देखो बेटा ट्रिक क्या है, ठंडी लस्सी इज लेस, ठंडी लस्सी इज लेस, ट्राई मीठी वाली फेनी। गोवा गए हो तो फेनी जानते होगे, गोवा गए हो क्या, गोवा गए हो तो फेनी जानते हो, तो फेनी एक काजू की ड्रिंक होती है। तो ठंडी लस्सी इज लेस, ट्राई मीठी वाली फेनी। सर वो हिस्टडीन आर्जिनिन भी बता दो। अरे दो तो याद रख लेना ना यार, ठीक है। तो ट्रिक ये रही, निमोनिक भी याद रखोगे तो तुमको पता लग जाएगा ये सारे क्या हैं, एसेंशियल अमाइनो एसिड्स। ठीक है, यहां पर ये ई है भैया, है ना, ये ई है एसेंशियल अमाइनो एसिड्स। तो असर्शन सही है, वेलिन है, हाँ आया था हमारा। ठंडी लस्सी इज लेस, ट्राई मीठी वाली वाली आया था ना। द लैक ऑफ एसेंशियल अमाइनो एसिड इन द डाइट कॉजेज क्वाशियोकर, हाँ बिल्कुल सही है। लेकिन केवल वेलिन के कारण
क्वाशियोकर हो जाए, ये चीज नहीं है, ये चीज नहीं है। ठीक है, तो 61 क्वेश्चन का ऑप्शन बी विल बी द राइट आंसर। आ जाओ 62 देखते हैं। आइसोब्यूटेनल, आइसोब्यूटेनल डज नॉट गिव द आयोडोफॉर्म टेस्ट। बना लेते हैं पहले आइसोब्यूटेनल। CH3, ठीक, CH, आइसोब्यूटेनल, हाँ ठीक है। हम्म, ठीक है, ये कुछ ऐसा सा होना चाहिए बेटा आइसोब्यूटेनॉल, है ना। तो सीधी बात है ना, कार्बोनिल कंपाउंड से, कार्बोनिल कंपाउंड से जुड़ा क्या चाहिए, मैंने अभी बता दिया, आप लोग समझा दिया था। हमको CH3 जुड़ा चाहिए, तो डज नॉट गिव द आयोडोफॉर्म, तो ये सही बोल रहा है, सही बोलता है। और इट डज नॉट हैव अल्फा हाइड्रोजन, इसके पास अल्फा हाइड्रोजन है तो, है ना अल्फा हाइड्रोजन, तो रीजन गलत हो गया। तो बेटा सीधी सी बात है, रीजन गलत है इसका मतलब असर्शन सही है, रीजन गलत है। ऑप्शन सी विल बी द राइट आंसर। ठीक है, अगला। रिएक्शन ऑफ एल्कोहल विथ SOCl2 इज SN1 रिएक्शन। ठीक है, क्या SOCl2 से जो है वो SN1 रिएक्शन है? हाँ बिल्कुल सही बोल रहा है, SN1 रिएक्शन है। इन SN1 रिएक्शन इन्वर्जन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन अकर्स। नहीं बेटा, रीजन तो गलत है ना, रिटेंशन भी हो जाता है, रिटेंशन ही है ना। असर्शन इज ट्रू, रीजन इज फॉल्स। 64th, इथेनॉल, मतलब 16 हो जा 64, यानी कि हमारा यहाँ पे 4 सिंबल ऊपर खत्म। इथेनॉल इज अ वीकर एसिड देन फिनॉल। इथेनॉल वीकर एसिड है, हाँ बेटा, एल्काइल एल्कोहल जितने होते हैं वो फिनॉल से वीकर एसिड है, इसको ध्यान रखना बेटा तुम लोग। क्या, जितने एल्काइल एल्कोहल हैं वो वीक हैं किससे? फिनॉल से, तो ये सही बोल रहा है। सोडियम इथॉक्साइड कैन नॉट बी प्रिपेयर्ड बाय द रिएक्शन ऑफ इथेनॉल विद एक्वस NaOH। हाँ, ये भी सही है, लेकिन ये करेक्टली इसको एक्सप्लेन नहीं कर रहा है, यानी कि ऑप्शन बी विल बी द राइट आंसर। ठीक है, यहां पर आपके 4 सैंपल पेपर पूरी तरीके से खत्म हो जाते हैं। अब बात आती है हमारा 5वें सैंपल पेपर की। और बेटा आपने एक चीज नोट करी होगी, अभी तक एक भी क्वेश्चन रिपीट नहीं हुआ है, यानी कि 64 क्वेश्चन जो आपने करे उसमें सारे के सारे 64 नए थे। अब जल्दी चलो इसको खुद करके दिखाओ जल्दी से क्या हुआ ये। When a haloalkane with beta hydrogen atom is heated, ठीक है भाई ध्यान देना, with alcoholic solution of potassium hydroxide, क्या क्या होगा? ऑल ऑफ दीज बाद में आएंगे। एलिमिनेशन ऑफ हेलोजन एटम फ्रॉम अल्फा कार्बन हो सकता है, एलिमिनेशन ऑफ अल्फा, एलिमिनेशन ऑफ हाइड्रोजन एटम फ्रॉम बीटा कार्बन बिल्कुल हो सकता है। ठीक है, अब एल्कीन इज फॉर्म्ड, ये भी हो सकता है। सेडजेफ रूल वाली बात लगेगी ना यहाँ पर, एल्कोहलिक सॉल्यूशन है ना, तो ऑप्शन ए, इनको मिटा देता हूं ना कि तुम लोग कंफ्यूजन हो जाएगा, तो इसमें सब कुछ हो सकते हैं बेटा। ऑप्शन ए विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट, इन न्यूक्लिक एसिड द सीक्वेंसेस, क्या सीक्वेंस है न्यूक्लिक एसिड में, क्या सीक्वेंस है न्यूक्लिक एसिड में? ठीक है, मतलब ये जो DNA RNA है, ये जो DNA RNA है इनमें सीक्वेंस क्या है? तो बेटा सबसे बाहर क्या रहता है? सबसे बाहर फॉस्फेट ग्रुप, फिर उसके बाद शुगर, और जो बेस पेयर्स होते हैं वो सबसे अंदर रहते हैं। यहीं पर ये तो होता है, एडेनिन जुड़ जाएगा थाइमीन से, साइटोसिन जुड़ जाएगा ग्वानिन से।
तो फॉस्फेट शुगर बेस ऑप्शन सी विल बी द राइट आंसर। ठीक है, चलो देखो इन द रिएक्शन ये हो रहा है, ठीक है। फिनॉल्स आर एसिडिक इन नेचर। बेटा ये आप बताओ, ये क्या बताना चाह रहा है? क्या फिनॉल्स एसिडिक है? सीधी सी बात है, हाइड्रोजन को रिप्लेस कर रहा है मेटल, तो ये एसिडिक कैरेक्टर की तो एक पहचान है ना। ऑप्शन ए बिल्कुल सही है। दे कैन नॉट डोनेट प्रोटॉन टू अ स्ट्रॉन्गर बेस, हाँ ये भी सही है। और क्लीवेज ऑफ ऑक्सीजन हाइड्रोजन बॉन्ड विल अकर, हाँ वहां पर यही हुआ है। तो बेटा ऑल ऑफ दिस हो गया ना इसका आंसर, ऑल ऑफ दिस हो गया ये। नेक्स्ट, द रिएजेंट विच कैन बी यूज टू डिस्टिंग्विश एसिटोफिनोन एंड बेंजोफिनोन, तो बेटा इसमें आयोडोफॉर्म लगा देना। एसिटोफिनोन क्या है? आयोडोफॉर्म का रिएजेंट कहीं दिख रहा है? आयोडोफॉर्म तो ये रहा। एसिटोफिनोन ये होता है बेटा बेंजीन सी डबल बॉन्ड ओ CH3। और बेंजोफिनोन क्या होता है? बेंजीन सी डबल बॉन्ड ओ और बेंजीन। और एक बात हमेशा ध्यान रखना, जहां पर भी कार्बोनिल ग्रुप से जुड़ा हुआ CH3 देख लो, वो क्या देगा? वो बेटा पॉजिटिव आयोडोफॉर्म देगा ही देगा, पॉजिटिव आयोडोफॉर्म देगा ही देगा। ठीक है, तो I2 प्लस NaOH। 2,4-DNP वाली कोई बात ही नहीं है, दोनों दे देंगे। टॉलरेंस वाली कोई बात ही नहीं है, क्योंकि दोनों की कीटोन है। बेनेडिक्ट भी कोई बात ही नहीं है, कीटोन है दोनों। which among the following is an example of first order? अच्छा, फर्स्ट ऑर्डर का एग्जाम्पल आप इनमें से, सीडो फर्स्ट ऑर्डर नहीं बोल रहा है, ध्यान देना बेटा कुछ चीजों को। यहाँ सीडो फर्स्ट ऑर्डर नहीं बोल रहा है, नहीं तो तुम इन्वर्जन ऑफ केन शुगर को उठाकर लगा लो कि हाँ साहब वही आंसर है आपका, तो ये आंसर नहीं होगा। फर्स्ट ऑर्डर की बात कर रहा है, तो बेटा फॉर्मेशन ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ओजोन भी नहीं है। यहां ध्यान रखना, डिकम्पोजिशन ऑफ N2O5, डिकम्पोजिशन ऑफ N2O5 इज फर्स्ट, फॉलोज फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स। ठीक है, नेक्स्ट, अगेन मैच द फॉलोइंग। तुम एक सिमेट्री याद देख रहे हो, मैं मैच द फॉलोइंग लेकर आ ही रहा हूं, मतलब वो आएगा ही, तो तुम भी इसको ध्यान रखना और अपने लिए तैयार भी रहो। ठीक है, सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इन गैस, तो उसका एग्जांपल क्या हो गया? एयर। ए का 2 कहीं दिया है? अरे छोड़ो, ऑप्शन डी। ठीक है, नेक्स्ट, इथिलीडीन क्लोराइड इज एन एग्जांपल ऑफ। बेटा इथिलीडीन, जब भी ऐसा इथिलीडीन आ जाए ना, तो तुम डबल बॉन्ड के लिए मत सोचना, तुम सोचना कि देर आर मोर देन वन हेलोजन एटम ऑन कार्बन। तो जेम डाइहेलाइड बोलते हैं इसको। क्या बोलते हैं? जेम डाइहेलाइड। ठीक है, विसिनल डाइहेलाइड बोलेंगे, अगल बगल पे एक एक हेलोजन हो। इनकरेक्ट स्टेटमेंट अबाउट इंटरस्टिशियल कंपाउंड्स क्या हैं? दे रिटेन मेटेलिक कंडक्टिविटी, ये इनकरेक्ट नहीं है, ये करेक्ट है। दे आर वेरी हार्ड, हाँ बेटा कुछ तो बोराजाइड्स, कुछ बोराजेंस तो इतने हार्ड हो जाते हैं डायमंड जितने। दे आर केमिकली रिएक्टिव, नहीं बेटा वो केमिकली इनर्ट हो जाते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन सी विल बी द राइट आंसर। अगला देखो, अकॉर्डिंग टू अर्हीनियस इक्वेशन, रेट कांस्टेंट k is equal to ae to the power minus e by rt, हम जानते हैं। which of the following options represent the graph of ln k versus 1 upon t? सर ये कैसे करेंगे, हमें ये ग्राफ वाले क्वेश्चन ही टफ लगते हैं बेटा। सबसे आसान यही होते हैं, देखो कैसे करोगे। देखो इक्वेशन ध्यान दो, इक्वेशन क्या होती है? k is equals to a e to the power minus ea by rt। ठीक है, लॉग ले लो, ln of k is equals to ln of a plus ln of e to the power minus ea by rt। सर ये कैसे आया, क्या लगाया आपने, कौन सा रूल? बेटा प्रोडक्ट रूल लगाया मैंने। log a plus log b, log a into b होता है log a plus log b, तो ये log a into b था, a into e to the minus ea by rt, तो log a plus log b हो गया। अब लगाऊंगा b log a, क्योंकि log ln of e to minus a by rt, माइनस e by rt को b मान लो,
ln ऑफ ई हो गया आपका ए, ई वाली चीज ए हो गई, तो बी लॉग ए हो जाएगा। क्या लिख दूंगा इसको, ln ऑफ के इज इक्वल टू ln ऑफ ए प्लस माइनस ई ए बाय आर टी ln ऑफ ई। ln ऑफ ई की वैल्यू होती है बेटा 1, तो ये क्या हो जाएगा, ln ऑफ k इज इक्वल टू ln ऑफ a माइनस ई ए बाय आर टी। अब वो आपको बनाने को किसके खिलाफ बोल रहा है, किसके अगेंस्ट के, किसके अगेंस्ट, ln ऑफ k और 1 अपॉन टी। तो बेटा ये तो हो गया y इज इक्वल्स टू माइनस एम एक्स, एक्स क्या है, ये 1 अपॉन टी एक्स हो गया, और प्लस सी, तो y इज इक्वल टू माइनस एम एक्स प्लस सी। माइनस एम क्या दिखाता है आपका, स्लोप, और स्लोप देखो बेटा ये पॉजिटिव स्लोप है, ये भी पॉजिटिव स्लोप है, इसको तो हटा ही दो, ये तो ऑप्शन से ही बाहर है। माइनस स्लोप ये वाला ऑप्शन है। अब c इंटरसेप्ट क्या है, ln ऑफ a, यानी कि ये वाली चीज क्या हो जाएगी, ln ऑफ a, और स्लोप किसका है, ई ए बाय आर का स्लोप आ रहा है, ई ए बाय आर का स्लोप आ रहा है। ऐसे ग्राफ बनते हैं, ठीक है। चलो आगे देखो, Clemmensen reduction of a ketone is carried out in the presence of which of the following? Clemmensen ZnHgHCl, ये तो रटा हुआ होना चाहिए ना, वुल्फ किश्नर NH2NH2 NaOH, लगाओ आगे बढ़ो। On one of the following alcohol do not undergo oxidation reaction, tertiary alcohol नहीं देता बेटा, प्राइमरी बनाएगा एल्डिहाइड, सेकेंडरी बना देगा कीटोन, टर्शरी वाला बनाएगा कॉपर एट 300 डिग्री सेल्सियस या 570 केल्विन पे, वो ऑक्सीडाइज नहीं होगा, वो एल्कीन बना लेगा, डिहाइड्रेशन रिएक्शन हो जाएगी। तो टर्शरी अल्कोहल इज द राइट आंसर, 75 का हो जाएगा आपका ऑप्शन बी। विच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन इज गिवन बाय ओनली प्राइमरी अमीन्स, अच्छा केवल प्राइमरी अमीन्स देते हैं, अच्छा 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 अच्छा, केवल प्राइमरी अमीन्स ही देते हैं। तो बेटा प्राइमरी अमीन्स रिएक्शन विद एसिटल क्लोराइड नहीं बेटा, सेकेंडरी भी कर जाते हैं, तो ये वाला नहीं होगा, ठीक है। रिएक्शन विद HNO2 बेटा ये भी कर जाते हैं, ठीक है। रिएक्शन विद ग्रिग्नार्ड रिएजेंट नहीं बेटा, क्योंकि ओनली बाय बोल रहा है ना, ओनली बाय। रिएक्शन विद क्लोरोफॉर्म एंड एल्कोहलिक KOH, अब हम जानते हैं कि एल्कोहलिक आपका KOH और क्लोरोफॉर्म क्या है, ये कार्बेलामाइन रिएक्शन है, और कार्बेलामाइन रिएक्शन को हम बोलते हैं आइसोसाइनाइड टेस्ट भी, अभी सिखाया था बेटा मैंने, समझा चुका हूं ये टेस्ट क्या होता है। और पता है इसे टेस्ट क्यों बोलते हैं, क्योंकि इसको यूज करते हैं प्राइमरी अमीन्स को डिस्टिंग्विश करने के लिए, किनसे, सेकेंडरी और टर्शरी अमीन में। जिनमें सेकेंडरी और टर्शरी अमीन ये टेस्ट नहीं देंगे और प्राइमरी अमीन ये देंगे, और क्या बनाएंगे, वो फॉर्म करेंगे आइसोसाइनाइड, जिसकी होगी बच्चों फाउल स्मेल। तो ऑप्शन डी विल बी द राइट आंसर, ठीक है। 77 यानी कि अभी टाइम हो रहा है 1 घंटा 48 मिनट, यानी कि हम लोग आ चुके हैं क्वेश्चन नंबर 80 के पास में, यानी कि हमने 5 सैंपल पेपर के सारे 80 MCQ सॉल्व कर लिए 2 घंटे से भी कम टाइम में, जबकि हम इतनी बात कर रहे हैं तब भी। तो वर्थ वॉचिंग है ये, ठीक है। 80 MCQ सीख गए तुम एक दिन में, ऐसी 80 कल, फिर परसों, फिर नरसों, ठीक। 320 का टारगेट है बेटा अपना। सेलुलोज इज नॉट डाइजेस्टेड बाय ह्यूमन बीइंग्स, हाँ बेटा, और अगर हम सेलुलोज डाइजेस्ट कर रहे होते, ऐसा खैर बोलना नहीं चाहिए, आई एम अ टीचर, बट खैर तुम भी बड़े बच्चे हो, अगर हम सेलुलोज डाइजेस्ट कर रहे होते तो वैलेंटाइंस डे अभी भी गया है, अपने जिस जो पसंद है अपने उसको अपन फूल नहीं देते, अपन बढ़िया गार्डन में जाते हैं, कोई भी पेड़ की पत्ती उठाते, तोड़ते, यम 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 चबाते, अच्छी लगती तो उसको दे देते, ये तू भी खा। क्यों, सेलुलोज डाइजेस्ट करती है भाई गाय, भैंस, बकरी, ठीक है। अगर हम कर रहे होते तो हम यही करते, है ना,
पेड़ की पत्ती, गुलाब की जगह पेड़ की पत्ती दे रहा भाई। सेलुलोज इज अ प्राइमरी, सॉरी, सेलुलोज इज अ पॉलीमर ऑफ बीटा डी ग्लूकोज। हाँ बेटा ये भी सही है, पर इससे हमारा क्या लेना देना है, हटाओ। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट। RMGX ऑन रिएक्शन विद CO2 गिव्स, हाँ ये बिल्कुल सही बोल रहा है बेटा, ये बिल्कुल सही बोल रहा है। होता क्या है, RMGX जब CO2 से रिएक्ट करता है वो बनाता है RCOOMGX, और इसी का जब हाइड्रोलिसिस होता है तो H और OH, ये बन गया ना RCOH। RMGX क्या है बेटा, RMGX ऑन रिएक्शन विथ कार्बोनिल कंपाउंड गिव्स एल्कोहल। हाँ ये भी सही है, लेकिन इसका इससे क्या रिश्ता है, कोई रिश्ता नहीं है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इन कंपैरिजन टू इथाइल क्लोराइड इट इज डिफिकल्ट टू कैरी आउट न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन ऑन विनाइल क्लोराइड। हाँ ये सही बोल रहा है, विनाइल क्लोराइड का न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन करवाना टफ है, तो ये सही हो गई। विनाइल ग्रुप इज इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप, ये वाली बात तो जमी नहीं ना, तो बस सीधी सी बात है बेटा, असर्शन ट्रू है, रीजन फॉल्स है। ठीक, लास्ट आता है हमारा आज का, आज 22 तारीख है, आज का लास्ट। खुश हो रहे हो क्या? हाँ हंसते खेलते तो कर लिया 80 क्वेश्चन हमने, क्या है, क्या सोचा आपने, इजी तो था। क्या बोलता है बेटा, टर्शरी ब्यूटाइल मिथाइल ईथर। अच्छा टर्शरी ब्यूटाइल मिथाइल ईथर कुछ इस तरीके से है ये, CH3 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 OCH, ये टर्शरी ब्यूटाइल हो गया, ये मिथाइल हो गया, और ईथर इज नॉट प्रिपेयर्ड बाय द रिएक्शन ऑफ टर्शरी ब्यूटाइल ब्रोमाइड विद सोडियम मेथॉक्साइड। हाँ जी, हाँ जी, is not prepared by the reaction of tertiary butyl bromide। वो एलिमिनेशन रिएक्शन कर देगा, वो टर्शरी सोडियम एल्कोक्साइड और प्राइमरी एल्काइल हैलाइड से होगा, ये बनेगा। ठीक है, तो ये सही बोल रहा है, सोडियम मेथॉक्साइड इज अ स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल। हाँ ये बिल्कुल सही बोल रहा है, तो एलिमिनेशन करवा देगा वो उठाकर। ठीक है, और ये इसका करेक्टली एक्सप्लेन भी तो कर ही रहा है। ठीक है, इसको हम ऑप्शन ए मानेंगे, नहीं प्रिपेयर्ड बाय, ठीक है, बन तो नहीं बन सकता, क्यों नहीं बन सकता, जो सोडियम मेथॉक्साइड इज अ स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल। पर बेटा इसमें ना अगर वो वाली चीज भी और जुड़ जाता है ना कि फिर एलिमिनेशन रिएक्शन विल टेक्स प्लेस, है ना, इसलिए एल्कीन बन जाएगा, तो हम ऑप्शन ए लगा देते हैं। अब यहाँ पर ना वो आधी अधूरी बात बता रहा है हमको, यहाँ पर हमको ना वो आधी अधूरी बात बता रहा है। ठीक है, पूरी अगर बात बता देता तो फिर हम उसमें क्या चले जाते हैं, ऑप्शन ए की तरफ। जब आधी अधूरी बात है तो हमेशा ऑप्शन बी लगाना। ठीक है, यहां हमारे सारे 80 क्वेश्चन आपके उठाकर खत्म हो जाते हैं। क्या टफ लगा भाई, 1 घंटा 52 मिनट 53 मिनट कुछ। अब पूरे साल भर बोलते आया, नहीं सुनी बात, अब सुन लो मेरे भाई, क्योंकि बोर्ड एग्जाम सर पर है आई। हमारा CUET का सुपर ग्रेड का टेलीग्राम चैनल आप लोग ज्वाइन कर लो, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, क्योंकि बेटा मैं 22 23 24 25 26 तुम्हारी लगातार क्लासेस लेने वाला हूं, और 12 बजे कुछ रहेगी, कुछ 4 बजे, कुछ और मॉर्निंग, कुछ कभी कुछ कभी। मैं अपने ये दोनों पैर कुर्बान करने को तैयार खड़ा हूं, सिर्फ इसलिए कि मेरे बच्चों का पेपर अच्छा जाना चाहिए। कुर्बान इसलिए बोल रहा हूं, दर्द होता है ना, मैं भी इंसानी कैटेगरी में आता हूं, होमोसेपियन सेपियंस हूं। तो टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करने से तुम्हें मेरे बारे में तो पता लग ही जाएगा बेटा, साथ में ये जो अपन ने करा है ना इसकी पूरी PDF फॉर्म में तुम लोगों को टेलीग्राम चैनल में मिल जाएगा। ठीक है, और साथ में आने वाले जो तुम्हारे एग्जाम्स हैं उसकी भी हेल्प होते रहेगी, क्योंकि जो भी इंफॉर्मेशन है जल्दी से अपडेट हो जाएगी। अब तुम कहोगे सर टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कैसे करें आपको, तो बेटा नीचे जाओगे ना तो डिस्क्रिप्शन में लिंक डली हुई है, क्लिक करो, ज्वाइन कर लेना टेलीग्राम चैनल, है ना। और हमारा एक वेबसाइट है, सभी की होती है, हमारी भी है, www.toprankers.com। ठीक है,
आप जाओ, और हाँ वो हमारा, आपको अगर चाहिए भाई डिस्काउंट चाहिए कि सर हमें कुछ पैसा बचा दो हमारे लिए, तो बेटा यहाँ पर आप लोग को डिस्काउंट भी मिल जाएगा। आप अप्लाई करना SGYT10, देखो आप नीचे आ रहा है, एक पट्टी आई होगी अभी, है ना, तो वहाँ अप्लाई करोगे आप, तो वहां पर बेटा आपको 24/7 रिकॉर्डेड क्लासेस मिल जाएंगी, चैप्टर वाइज टॉपिक वाइज आपको बहुत सारे अलग अलग पार्ट्स मिल जाएंगे, पर्सनल मेंटरशिप मिल जाएगी, एंड वॉट नॉट, बहुत सारी चीजें हैं। ठीक, मिलता हूं आपसे 23 तारीख को, ठीक 10 बजे। टिल देन, गुड बाय।